बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, जुम्मे का ये खूबसूरत और बाबरकत दिन आज भी उसी एनर्जी के साथ जिस तरह आप रोज़ाना दिन गुजारते हैं उससे थोड़ा बढ़ के गुजारने के लिए तैयार हैं। ये सबसे आगे है, इसका आगाज़ हुआ चाहता है और इसके साथ मैं हूँ इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। जुम्मतुल मुबारक आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आज का दिन आपका बहुत अच्छे से गुजरे। हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आज आपके लिए जो हमने सेगमेंट्स प्लान किए उनको अच्छे से आपके सामने रखें, आपकी रहनुमाई हो, हमारी रहनुमाई हो और आप एंटरटेन भी हो। इसी थॉट के साथ अपनी दिलचस्प स्टोरीज की तरफ बढ़ जाएं। स्टोरीज का आगाज़, आपकी लाइफ की भी कोई दिलचस्प स्टोरी होगी, लेकिन हमारे पास ऐसी ऐसी दुनिया से दिलचस्प स्टोरीज आती हैं, हम शशदर रह जाते हैं पढ़ के। खैर, आज की स्टोरी पहले थोड़ी दिलचस्प भी है और उसके साथ साथ थोड़ी अलार्मिंग भी है। आपको पता है जो AI बढ़ रहा है ना, पिछले 5 सालों में हम अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में दुनिया भर में 2 लाख मुलाजमतें खत्म कुछ हुई हैं और कुछ अगले कुछ अरसे में खत्म होने का इम्कान है। बैंक्स की औसतन 3% मुलाजमीन में कमी मुतवक्के है। इसी तरह जो दीगर ऑफिसेज हैं, बैक ऑफिस, मिडल ऑफिस और ऑपरेशंस का काम है, इसमें भी मुलाजमीन सबसे ज़्यादा खतरे में हैं, जो कि AI आ रहा है। डर लग रहा है, रूटीन और बार बार जो दोहराए जाने वाले काम भी खतरे में पड़ जाएंगे। जबकि कस्टमर सर्विस यानी कि जब हम कॉल करते हैं ना हेल्पलाइन पर, तो हमारे सामने कोई भी ह्यूमन होता है बात करने के लिए, कोई भी हमसे बात करता है। लेकिन अब AI जो है ना वो भी इसके ज़रिए असर आ जाएगा, जहाँ क्लाइंट से बातचीत की जाती है और ये जगह AI रोबोट ले सकते हैं। तो मोर देन 2 लाख जॉब्स जो है ना वो जाने का खतरा है। वैसे रोबोट्स ऑलरेडी, जैसे ऑटो टेलर मशीन्स हैं, ATM, अब वो भी तो एक रोबोट ही है ना, हम उसके अंदर कोड डालते हैं और हमें पैसे दे देता है रिकग्नाइज करके। इनकी शक्लें बदल रही हैं, इनहैंस और एडवांस शक्लें आ रही हैं और जितने भी पब्लिक रिलेशनिंग के या पब्लिक इंटरेक्शंस की जगह है ना, वहाँ पे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा जॉब्स का है खतरा। ऐसे ही कह सकते हैं कि चूंकि पहले बैंकर से आप कैश लेते थे, वो ATM दे देता है। स्पोर्ट्स के अंदर भी तो AI आ गया है। बैडमिंटन की प्रैक्टिस के लिए अब AI रोबोट मुतारिफ करवा दिया गया है। ताइवान में ये हुआ है, जहाँ पर खिलाड़ियों को ये रोबोट जो है ना खूब प्रैक्टिस भी करवाता है। यानी कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी होती थी, आप अपने किसी दोस्त को ढूंढते थे, घर में से किसी को कहते थे मेरे साथ आके प्रैक्टिस करें, लेकिन अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। ये AI रोबोट जो है ना ये आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता है। नहीं आयशा, ये वाला इधर वाला असली है, दूसरे वाला रोबोट है। हाँ, एक ही शख्स है। एक शख्स, मतलब अगर मुझे अगर आप ये समझ रहे हैं तो ये भाई रोबोट नहीं है, ये असली है, लेकिन उनके सामने एक वाला रोबोट है। लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई, अभी मतलब जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। खैर, आपको लास वेगस लेके चलते हैं, जहाँ पे एक टेक्नोलॉजी शो हुआ है और एक ऐसा रोबोट वहाँ पे मुतारिफ कराया गया है जो तन्हाई में आपका साथी बनता है, इन्वर्टेड कॉमर्स, तन्हाई में। रूमी नामी रोबोट है, बहुत क्यूट है, वैसे गुफ्तगू करने में माहिर है, बातें बड़ी करता है, रोज़मर्रा के कामों के दौरान दिलचस्प तजर्बे भी करता है। पता नहीं अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की गई है, किस हद तक आप इसके साथ पर्सनल हो सकते हैं अपनी गुफ्तगू करने में, और क्या रूमी इतना राजदार है कि सारे राज रख ले, बंदा कोई बहुत पर्सनल बात उसे शेयर कर ले। आई डोंट नो, मुझे तो लगता है कि ये इतना बड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आई थी कि AI से बातचीत करते हुए एक लड़के ने, वेस्ट की बात करी, वहाँ पर खुदकुशी भी कर ली थी। तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग तो है। रूमी शायद रोकेगा इसे, जितना प्यारा है, ये कहेगा नहीं तुमने ऐसा कुछ नहीं करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। आई होप सो कि रोक ले, लेकिन यह कि तन्हाई का साथी है तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो लोगों को जो लोनलीनेस फील होती है ना वो जरा कम हो जाएगी। बहरहाल जी, हम जनूबी अफ्रीका का रुख कर लेते हैं, जहां पर ये AI ने नहीं किया, एक इंसान ने किया है। 17 जोड़ों को धोखा देने वाली एक इंडियन नजात वकील है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 53 साल की यह वकील है, इनका नाम है प्रिलिन मोहन लाल। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने 17 जोड़ों से ये दावा करके बड़ी रकम वसूल की है कि उनके लिए शादी मैरिज वेन्यूज़ का बंदोबस्त करेंगी, लेकिन जब वो शादी वाले दिन ये जोड़े अपने इन मकामात पर पहुंचे, इन वेन्यूज़ पर पहुंचे, तो उन्हें वहाँ पर ऐसी जगह मिली जहाँ पर ना बिजली थी, ना पानी था और ना ही दीगर सहूलियात थी, कोई बंदोबस्त नहीं था। प्रैंक हो गया उनके साथ, है ना। अगर इस पे YouTube वीलॉग करती है उस पर और ज़्यादा व्यूज़ आते हैं इनके। खैर, उनकी तकरीबात मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई। मोइन लाल पर जो शादी के स्कैंडल के अलावा भी कई फ्रॉड्स के इल्ज़ाम हैं। अच्छा, ये कुछ लोग होते हैं, इनको नौसरबाज या फ्रॉडिया कहते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास। कई लोग ऐसे होंगे जो कि आपके साथ कोई कमिटमेंट करेंगे और फिर बिल्कुल सरियन मुकर जाएंगे और कहेंगे कि ये तो मैंने किया नहीं या मुझसे नहीं होता, और मुंह पे मुकर जाते हैं और ऐसे लोग बहुत नुकसान होते हैं, भी बड़ा नुकसान देते हैं ऐसे लोग। तो प्लीज़ बी केयरफुल। जो बंदा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, उससे ज़रा आप महफूज रहा करें। जो बैलेंस्ड हो थोड़ा पर्सनैलिटी ना, उसके आसपास आप रहा करें। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट आपके इंटरेस्ट की, मेरे इंटरेस्ट की खबर है, और वो है उन लोगों के लिए खास तौर पर जिनको ट्रैवल करने का इत्तेफाक होता रहता है, पासपोर्ट से जिनका वास्ता पड़ता है। दुनिया भर के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त जारी कर दी गई है।
है और पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का मजबूत तरीन पासपोर्ट पता नहीं कब बनेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं नहीं है। मुझे लगा कि आपको पता नहीं क्या हो गया, क्या कहने लगे हैं। बहरहाल जो 100 ममालिक की फहरिस्त है ना, उसके अंदर भी पाकिस्तान का पासपोर्ट शामिल नहीं है, तनज़्ज़ुल हुई है और भारत की भी कुछ तनज़्ज़ुल हमें नजर आ रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से ये फहरिस्त सामने आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान का नंबर जो है ना वो 33 ममालिक के फ्री वीज़ा सहूलत के साथ दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट्स के हामिल ममालिक में 103 नंबर। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में मजबूत तरीन पासपोर्ट करार पाया, लेकिन 102 ममालिक के बाद ये कह सकते हैं 103वें नंबर पे। अच्छा, भारत जो है ना, भारत की भी तनज़्ज़ुल हुई है और वो 2024 में 80 था, अब नया जो है ना उसका नंबर जो है वो 85 है। व्हाट्स रॉन्ग विद शाइनिंग इंडिया? इनका तो ऊपर जाना चाहिए था। इनकी तो आजकल अमेरिका से बड़ी दोस्ती है, बड़ी कोलैबोरेशन चल रही हैं, मेड इन इंडिया के बड़े टैक्स प्रमोट हो रहे हैं। उसके बावजूद चल रही थी ना कनाडा वाले इशू के साथ, और अगर आप अपने रवैये ठीक नहीं करेंगे, ममालिक आपसे पीछे हटते जाएंगे। अपने रीजन में आपका इतना बैड इमेज है, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, रीजन में अपने पड़ोसियों के साथ इतने बुरे ताल्लुकात हैं, तो जो भी बंदा, जो भी मुल्क पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात का हामिल नहीं है, दुनिया से अच्छी नजरों से नहीं देखती है। फॉर द टाइमिंग यस यू आर अ बिगर मार्केट, लेकिन आपका तासुर को खास अच्छा जा नहीं रहा है। ये शायद इसी वजह से आपका पासपोर्ट जो है ना वो नीचे जा रहा है। खैर, पाकिस्तान के तासुर की बात कर लेते हैं, जो कि ऊपर जा रही है, दैट इज स्ट्रगलिंग हार्ड टू बी अ बेटर इकोनॉमी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ बेहतरी भी आई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी रुकावट है आयशा इसमें, वो हमारे टैक्स का सिस्टम है। टैक्स कम कलेक्ट होता है और फिर कलेक्ट होकर हमारे ऊपर लगता नहीं है आवाम के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट है। दिस अ बिग इशू। ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो सबसे बड़ी वजह है, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सारे लोगों को ये भी एतराज होता है कि भाई जिन पर लगना चाहिए ना टैक्स, उन पर कम लगता है और आम लोगों पर, मिडिल क्लास पर, जो नौकरी पेशा अफराद है, उन पर ज्यादा लगता है। बहरहाल इसका एतराफ जो है ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कर लिया। गुज़श्ता रोज आपको पता है वो कराची में स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से इसमें एक अल्टरनेटिव हल अबरारुल हक ने आपको पता है अपने गाने में दिया था। इस्लामाबादो आइए मैनू इस्लामाबादो मैनू आइए फैक्स, सोने दे उत्ते लगा करेगा टैक्स। ये लग जाए तो शायद पाकिस्तानी अच्छा टैक्स कलेक्ट करेंगे, सोने दो हैं पाकिस्तानी। अब आप सीरियस बात कर लो। बहरहाल जी, वज़ीर आज़म ने इस आज़म का इज़हार किया कि हमें IMF के साथ जो हमने वादे किए हैं, उनके साथ जो कमिटमेंट्स की हैं, उनको पूरा करना है। अब उसके अंदर डेफिनेटली IMF तो ये कहता है कि आप टैक्सेशन ज़्यादा करें, प्राइवेटाइज़ करें कौमी इदारों को, तो अपने हम अहदाफ जो हैं वो हासिल किस तरह से करेंगे और क्या हमारी मईशत वाकई में दुरुस्त समत की जानिब जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब। आप इनको देखते रहते हैं, हमारे साथ अक्सर हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि किस तरह से बेहतरी की तरफ जा सकती है हमारी मईशत। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह जो है वो अच्छी हुई होगी। पहला सवाल जो है ना वो मैं आपसे यही करूँगी कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर क्या सबसे बड़ा मसला टैक्सेशन का ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं ये गुजारिश करूं कि चूंकि मैं हमेशा कहता था कि पाकिस्तान को फंड के साथ यानी कि IMF के साथ इंगेज होना चाहिए, अभी आप बात कर रहे थे, मैं पाकिस्तान में भी और बाहर भी जब काम करता हूं तो एक बात ज़रूर अथॉरिटीज़ को कहता हूं कि ये IMF का प्रोग्राम नहीं है। एक तो ये लफ्ज़ यूज़ होता है IMF प्रोग्राम, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है। इसको एक बैंक जिसका नाम है IMF, मैं बहुत ही आसान कोशिश कर रहा हूं समझाने की, वो अपनी एक फैसिलिटी है 3 साल की, उसका नाम है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, से सपोर्ट करता है। इस पे दस्तखत पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के होते हैं। ये असूली तौर पे इस तरह लिखा जाता है कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। सो अगर कोई चीज भी इस तरह लिखी जाए तो इसमें पूरा हक है अथॉरिटीज का कि वो बेस्ट टीम पुट टुगेदर करें, जो उन्होंने 2013 में की। मैंने उस टीम को स्टीयर किया है, मैंने उस कोर टीम का मैं हिस्सा था जिसने इस प्रोग्राम को चलाया, द ओनली प्रोग्राम दैट पाकिस्तान कंप्लीटेड। और मैं हमेशा तब भी टेबल पे कहता था दिस इज पाकिस्तान प्रोग्राम। लिखेंगे इस MEFP को, उस डॉक्यूमेंट को जिस पे दस्तखत करके भेजते हैं। IMF का काम जो है वो फिल इन द गैप्स है, या बिल्कुल ब्लैंक्स कह लें, या उनका काम ये है कि वो इंश्योर करें कि जहां खामियां रह गई हैं उसको बेहतर करें। अगर इस कोलैबोरेटिव प्रोसेस से लिखेंगे तो ये आपकी ओनरशिप आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम फोर्सी कर रहे हैं अभी, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी बात की कि शरह सूद इससे भी कम हो जाए, टेक्निकली आप चूँकि टेक्निकल एंगल को समझते हैं, इसके किस हद तक इम्कानात मौजूद हैं और किस हद तक इसका कुशन मौजूद है हमारे पास कि हम ये कर सकते हैं, अभी हमारी इकॉनमी हमें अलाउ कर रही है? देखिए, एक तो ये कि इसके कभी इम्कानात इसलिए हैं कि इस वक्त अगर आपकी इन्फ्लेशन
पहले 6 माह की देखूं मैं तो वो 7% है, और आपका शरह सूद जो है वो 13% है। तो 13 और 7 का जो गैप है वो इस वक्त तकरीबन 5% का है। तो आई थिंक 1-1.5% का जो नीचे आना है या 2% का नीचे आना है, ये किया जा सकता है। पर ये भी याद रखिए कि ये इन्फ्लेशन इस सतह पर इसलिए नीचे आ गई है कि जो पिछले सालों की इन्फ्लेशन थी वो 29% और 24% थी। तो एक बेस इफेक्ट है, यानी कि चीजें इतनी बढ़ गई थी कि उसके ऊपर इतनी नहीं बढ़ सकती थी। मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। मार्केट करेक्शन हो रही है स्वभाव, ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इस तरह से। और फिर ये भी देखिए कि अब क्या ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो दोबारा सर उठा रही हैं। क्या पाकिस्तान की क्रॉप्स उसी तरह की आएंगी जिस तरह पहले आती रही हैं? पिछले साल में ऐसा शायद नहीं होगा। तो देयर आर चांसेस कि मई जून के बाद आप फिर थोड़ी सी इन्फ्लेशन ऊपर जाते देखें। इमरान, इस वक्त जो ब्रेंट है वो $77 पे ट्रेड कर रहा है एज वी स्पीक। मैं ग्लोबल मार्केट्स सुबह 6 बजे मैं हूं तो देखता हूं, बिकॉज दैट इज द टाइम टोक्यो एंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ओपन। और मैं रात तक यू नो आई एडवाइज ऑन ग्लोबल मार्केट, सो आई एम वेरी वेल अवेयर। इस वक्त $77 पे ट्रेड कर रहा है, ये नीचे $70 पे आ गया था। सो नेक्स्ट ऑयल प्राइस जो आपका आएगा वो हाइक आएगा, बिकॉज दैट itself is inflationary। इसी तरह सो हमें अभी भी लेकिन नौखा खान, एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं जो कि आने वाले हैं, ऑब्वियस है उनका आना, तो उसके बाद तो वो तो जंगों के खात्मे की बात कर रहे हैं। और अगर ये जंगी माहौल का खात्मा होता है, खासतौर पे गल्फ रीजन के अंदर भी मामला ठीक होते हैं, यूक्रेन रशिया मामला भी ठीक होते हैं, ईरान भी सेटल डाउन करता है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अब, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स होंगे ऑयल मार्केट के लिए? देखिए, ये बात एक तरफ है तो इसका दूसरा, Trump administration is a very pro-growth, pro-market administration। जिस तरह इकोनॉमीज खुलती चली जाएंगी, जिस तरह इस वक्त दुनिया के पॉलिसी रेट्स नीचे आ रहे हैं, फेड जो है यानी कि जो यूएस का भी सेंट्रल बैंक है उसने अपने रेट को भी कट किया है। अभी लास्ट तो 0.5%, फिर 0.25%। सो अगर वो भी कट करेगा तो वो इकोनॉमी खुलेगी, तो जो तेल की खपत है वो दुनिया में बढ़ेगी। सो द अदर साइड इज के डिमांड भी बढ़ सकती है एज इकोनॉमीज टेंड टू ओपन इन 2025। सो यू नो इट्स अ बैलेंस स्टैक। सो ये कहते हुए बट अभी रूम है आई थिंक कि कुछ आपकी मॉनेटरी ईजिंग हो जाएगी। जो पहला सवाल इन्होंने किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखिए, एक तो जो मालियाती खसारा है जिसको आप फिस्कल या बजट जो करते हैं पैसे और जो कमाते हैं आप, यानी कि एक्सपेंडिचर और टैक्स का जो गैप है उसको कम करना तो लाजिम व मलजूम है, पर वो उस तरह कम करना कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें जो ग्रोथ है वो ना अफेक्ट हो। अभी जिस तरह हम अपने टैक्स के निज़ाम को चला रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे, उसमें ना तो यूनिफॉर्मिटी है। इसका क्या मतलब है? इमरान एक क्लास के एंकर हैं, हाई अर्नर हैं, हम उनको 39% टैक्स रेट में ले गए हैं। अब लेट्स से कि इमरान को यूएई में जॉब ऑफर होती है, वहां तो 0 टैक्स होगा इमरान की सैलरी पे। नाउ दैट इज माय प्रॉब्लम। You see, that is my problem. And this is the angle that IMF probably doesn't see, because उनका एक 2-3 साल का होराइजन है, but मेरा होराइजन to make इमरान। तो डॉक्टर साहब जी, और एक आखिरी बात, जो कॉर्पोरेट टैक्स है मुल्क में वो भी बहुत हाई है, इसलिए पाकिस्तान से पैसा भी बाहर जाता है। दिस वन ऑफ द रीजन। बाकी रीजन में उसको अगर हम जब तक अपनी इसको वर्टिकल यानी कि जो अमीर से अमीर है उसको ज्यादा टैक्स, बट हॉरिजॉन्टल इक्विटी यानी कि एवरी इनकम, वेदर इन एग्रीकल्चर, वेदर इन मैन्युफैक्चरिंग, वेदर इन द 55% जो हमारा इस वक्त निज़ाम है जिसमें आपके रिटेलर्स और होलसेलर्स हैं या कंसल्टेंट्स, जो इनकम आती है सैलरीड की, में तवाज़ुन पैदा करेंगे, तब ये निज़ाम ओवरऑल टैक्स रेट्स को नीचे लाएगा। आई थिंक दैट इज पाकिस्तान। डॉक्टर खाकान, आगाज जो है वो कहाँ से हो सकता है? इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट हम क्या कह सकते हैं जो हो सकती हैं हमारे टैक्सेशन के निज़ाम को ठीक करने के लिए? और क्या गवर्नमेंट इस वक्त जो स्टेप्स ले रही है, आपको लगता है कि उस तरफ ही जा रहे हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं? कंप्लीट अपना माइंडसेट तब्दील कर लें टैक्स पे। ये जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं, ये जो इतने हमने कस्टम टैरिफ्स लगाए हुए हैं, इन सब को
इनसे निजात पाएं, टैक्स के निज़ाम को सादा बनाएं, बहुत सादा, और फिर इसको मसावी बनाने के लिए गो होल हॉग। रिटेलर और होलसेलर से अगर दिन में 24 बार मिलना पड़े ना 24 घंटे में, तो उनसे मिलें और उनको कहें कि आपने इस निज़ाम का हिस्सा बनना है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फुली एनफोर्स करें जिनको देना बनता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत आसान बनाएं, विदहोल्डिंग उड़ा दें, कंप्लीट रोल बैक कर दें विदहोल्डिंग रिजीम को। लॉन्ग रन में जो टैक्सेस हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट पे आ जाएं। हमारा करंट स्ट्रक्चर अलाउ कर रहा है इतना 13,000 का हमारा एक एम्बिशियस टारगेट है, वो स्ट्रक्चर अलाउ कर रहा है कि हम इन चीजों को कट डाउन करें या खत्म कर दें, विदहोल्डिंग वगैरह या आप जो दूसरे टैक्सेस कह रहे हैं? इमरान, जैसे जैसे टैक्स गैप्स या जो टैक्स एवेजन है वो कम होती चली जाएगी। अभी जो रीसेंट एस्टिमेट्स है वो ये कहता है कि 3,400 अरब का गैप है इन जो टैक्सेस लगाए हुए हैं और जो कलेक्ट होते हैं। सो इसको सोचिए इस तरह, देयर आर मेनी एरियाज जिस पे आप ये काम कर सकते हैं। टैक्स एवेजन पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साथ मौजूद थे। एक तो टैक्स एवेजन का उन्होंने जिक्र किया कि इसके ऊपर हमें ज़रूरी काम करने की ज़रूरत, क्योंकि ऐसे ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं। अगेन इससे पहले भी हमने बात की थी कि अगर गवर्नमेंट के पास एक्सपर्ट्स मौजूद है ना, तो जिन्होंने टैक्स चोरी करना है उनके पास उनसे भी बेहतर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जिनको लूप होल्स निकाल कर देते हैं कि आप कैसे। पर्सनली आई फील आयशा कि गवर्नमेंट के पास एक्सपर्ट्स अगर हैं भी तो राइट पीपल फॉर द राइट जॉब बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। इस वजह से हमारी IMF के साथ जो नेगोशिएशंस हैं वो महीनों चलती हैं। अदरवाइज अगर टू द पॉइंट बात करने वाले और समझाने वाले लोग हों जो कोर इश्यूज को जानते हों, तो आई बिलीव कि वो बहुत बेहतर तरीके से कम वक्त के अंदर मसाइल हल कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट को एंगेज करना है राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ऑब्वियसली गैर जरूरी टैक्सेस से हट के डायरेक्ट टैक्सेस जो आवाम को समझ आए और फिर उन पे लगें भी और सही लोगों पर लगें और सब सेक्टर्स को टैक्स करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऐसा टॉपिक, इस पे हम बार बार बात करते रहते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। वंस अगेन थैंकिंग डॉक्टर खाकान नजीब, बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं और वंस अगेन डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड की तरफ आते हैं। बहुत जरूरी है, मुझे लगता है हमारा कंटेंट जो है ना इसके बगैर कंप्लीट हो ही नहीं सकता, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी खड़े होंगे यहाँ पे और बात हमारी जिंदगी के हर पहलू के अंदर जो है ना अब हमें AI जो है ना वो नजर आती है और टेक्नोलॉजी नजर आती है। आज का डिजिटल दौर है और AI ना सिर्फ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इनकलाब बर्पा कर रही है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है ना अब आमदनी के नए मौके भी फराम कर रहा है। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने बात की थी कि AI जो है ना वो बहुत सारी जॉब्स खत्म कर रहा है, लेकिन AI बहुत सारे मौके भी पैदा कर रहा है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। खासतौर पर कंटेंट क्रिएशन की बात कर लें, कॉपी राइटिंग की बात कर लें, ऐसे मुख्तलिफ टूल्स मौजूद है जिनके जरिए आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ई बुक लिख सकते हैं, वीडियो स्क्रिप्ट्स तैयार कर सकते हैं और हत्ता कि मार्केटिंग में AI का इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इतनी अच्छी सजेशंस आती हैं ना, आप AI का इस्तेमाल तो करना सीखें, आपको इतनी मज़े की चीज़ें मिलती हैं। और अगर इसके पेड वर्जन्स जो हैं जैसे ChatGPT वगैरह पे आप चले जाएँ तो उस पर तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव ज़बरदस्त स्टफ मिलता है। खैर, हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं और कॉपी राइटिंग की बात कर रहे हैं, इसी मौजू पर हमने बात करनी है और हमें शहजाद ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे हम ज़रा एक तो उनका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है, इस हवाले से लोग बहुत इनको जानते हैं, फॉलो करते हैं, लोगों को सिखाते हैं एज मेंटोर भी। सो शहजाद खान इज लाइव राइट नाउ विद अस। थैंक यू वेरी मच शहजाद, हाउ आर यू, हाउ वाज योर मॉर्निंग? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मॉर्निंग इज गोइंग फाइन। हम वैसे ऑनलाइन दुनिया के लोग हैं, हम ज्यादा मॉर्निंग पीपल नहीं होते। चले, आप हमारे साथ भी ऑनलाइन है बट वाया अदर स्ट्रीमिंग लिंक, यू नो, ये वो वाला लिंक नहीं है लेकिन है तो सही। एंड थैंक यू, आपने हमारे लिए सुबह उठे, आप हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त ये जो AI टूल जिनका हम जिक्र करें कॉपी राइटिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, शहजाद कितनी अवेयरनेस लोगों के पास इस बारे में मौजूद है और इसमें पोटेंशियल कितना है आने वाले वक्त को लेकर, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, जहाँ तक हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो अब आप बहुत ज़्यादा फेसबुक पे खासकर वीडियोस इस तरह की देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी AI जनरेटेड चीज़ें इस्तेमाल की जा रही होती हैं। और जहाँ तक इसकी फ्यूचर पोटेंशियल की बात है तो अब ये स्काई इज द लिमिट, बल्कि स्काई की भी बियॉन्ड कोई अगर लिमिट है तो ये AI ने वहाँ तक जाना है। अच्छा। और इसको इस तरह से होगा कि इंसान और AI साथ मिलके चलेंगे और एक दूसरे को इनेबल करेंगे और एम्पावर करेंगे। बिफोर आई डाइव इनटू द डिटेल्स की किस तरह से किया जाता है, मैं ये चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया जब से, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारी जॉब चली जाएंगी, क्या ये रिप्लेस कर लेगा। तो AI जो है वो आपको सपोर्ट करने के लिए आया है। जिस तरह से कैलकुलेटर इजाद हुआ था तो उसकी वजह से अकाउंटेंट्स और मैथमेटिशियंस की जॉब नहीं चली गई थी, इनफैक्ट वो मुश्किल कॉम्प्लेक्स टास्क पे चले गए थे। सेम हैपेंस विद AI। जब AI आया तो वो हमें पावर कर रहा है, खासतौर पे मेरी फील्ड के जो लोग हैं, कॉपी राइटर्स और कंटेंट राइटर्स, जो काम हमें 2 हफ्ते में हम करते थे अब हम वो 2 दिन में करते हैं। तो ये एम्पावरमेंट है, इसकी बेस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा फ्यूचर फोसी कर रहा हूँ।
सही। अच्छा शहजाद, हम बात तो करते हैं कि एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, कंटेंट क्रिएशन, कॉपी राइटिंग की जा सकती है एआई के ज़रिए, लेकिन हाउ, अगला सवाल लोग ये जानना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा सा आसान करके देखने वालों के लिए। इनफैक्ट जो हमें देख रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। शहजाद, आसान अल्फाज में बताइएगा कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल इसका। बेहतर। अच्छा, मैं कॉपी राइटिंग के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ जल्दी से, और फिर हम जाते हैं कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। कॉपी राइटिंग में बेसिकली आपने बिजनेसेस के लिए उनको कुछ ऐसी चीज़ लिख के देनी होती है जिससे उनका रेवेन्यू जनरेट हो, या वो कुछ भी एक्शन ड्राइव करा सकेंगे, क्लिक करवा सकें, कोई ऐड चला सकें वगैरह वगैरह। अब जब कॉपी राइटर का काम आता है, हमारा काम है कि हम वो इश्तेहार लिख के दें उन्हें, या हम उनको वो ईमेल लिख के दें जो वो अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को भेज सकें। अब यहाँ पे यूजुअली क्या होता था कि मैं पहले बैठूंगा, मैं खुद सोचूंगा, कभी मेरे जहन में आइडियाज़ आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, तो मुझे एक सपोर्ट एआई के थ्रू मिल गई है। अब मैं चाहता हूँ, कुछ टूल्स हैं, मैं 2 टूल्स आपको शेयर कर देता हूँ जो मेन स्ट्रीम है और मशहूर है। एक है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के अभी रिसेंट वर्जन्स और भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। उनका एक नया O1 वर्जन आया है जो कि बहुत एडवांस है, उसका IQ लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो वो पेड आपको $20 का महीने का उसकी फीस होती है, वो आप परचेज कर सकते हैं चैट जीपीटी। उसके अलावा एक और टूल है क्लॉड के नाम से। क्लॉड बहुत अच्छा टूल है, ये भी $20 से $25 की फीस है। अब हम ये 2 टूल्स यूज करते हैं और इसको करने का तरीका बड़ा, ये लोग ये समझते हैं कि जी उसको आपने प्रॉम्प्ट देनी है, तो वो प्रॉम्प्ट, आप उसको प्रॉम्प्ट से मुराद होता है आप उसको बताते हैं कि जी ये मेरा कस्टमर है, उसको ये मसाइल हैं, उसको ये वो सलूशन ऑफर कर रहा है, तो मुझे प्लीज एक ईमेल लिख के दे दो। यूजुअली लोग ये तरीका अपनाते हैं। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन जब आप थोड़े एडवांस लेवल पे जाते हो तो आप अपने उस कस्टमर से पहले से पूछ लेते हो कि यार तुम मुझे ऐसी कोई चीज शेयर कर दो जो तुम्हारे लिए पहले काम किया है। कोई अगर तुम्हारी ईमेल बहुत अच्छी पहले इस्तेमाल हुई हो, उससे तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट आया हो, आप उससे वो ईमेल लेते हैं, वो क्लाउड को देते हैं या चैट जीपीटी को देते हैं कि भाई ये ईमेल है, ये बहुत अच्छी परफॉर्म की है, मुझे इस तरह की ईमेल किसी और टॉपिक पे लिखो। तो वो उसी में से इंस्पिरेशन लेके प्रॉम्प्ट का इम्पैक्टफुल होना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि प्रॉम्प्ट लिखनी कैसे है या इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो किस तरह से देनी है। प्रॉम्प्ट का इम्पैक्टफुल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके वर्ड्स चूज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी अच्छा, प्रॉम्प्ट से मुराद ये होता है कि आप जो उसको फीडबैक, उसको जो आप बता रहे होते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जब आप अपनी चीज़ उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको क्या चाहिए, उसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। अब प्रॉम्प्ट की इफेक्टिवनेस जो है वो हर चीज मैटर ही वही करती है। और आप एआई को अभी के लिए, जो आजकल एआई का भी पोजीशन है करंट स्टैंडिंग, वो उसको इस तरह से लीजिए कि वो आपका एक असिस्टेंट है, वो बहुत तेज है, उसको बहुत इनसाइट है उसके पास, लेकिन उसको चीजें समझानी पड़ती। तो आपकी प्रॉम्प्ट में लफाजी की आपको ऐसे जरूरत नहीं है, आपको डेप्थ की जरूरत है। बजाय इसके कि आप उसे कहें मुझे एक ईमेल लिख दो इस टॉपिक पे, आप उसको एक्सप्लेन करें। आप उसे कहें मुझे एक ईमेल लिख दो फलां टॉपिक पे, उसमें ये टारगेट ऑडियंस है, ये पेन पॉइंट है, ये बेनिफिट है, और मुझे ये कॉल टू एक्शन चाहिए। ये जो आप इसका सेकंड वे शहजाद बता रहे थे कि आप उससे एक ईमेल ऐसी लें जो पहले उन्होंने फ्लोट की हो या जिसने उसके लिए बिजनेस जनरेट किया हो, फिर उस ईमेल का क्या इस्तेमाल है? एज अ कमांड उसका इस्तेमाल है, या हाउ वुड इट बी वर्किंग? हाँ, आप उसको प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, जब आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि जी क्या हाल है, यही तबीयत से ठीक है, ये मेरा क्लाइंट है, ये उसका पेन पॉइंट है, ये उसका प्रोडक्ट है, उसके लिए पास्ट में ये ईमेल पूरी आप कॉपी कर देंगे उसके अंदर प्रॉम्प्ट में। ये पूरी ईमेल उसके लिए पास्ट में बहुत अच्छा वर्क किया था। मैं चाहता हूँ एआई कि आप इस फ्रेमवर्क के हिसाब से, इस ईमेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे एक नई ईमेल लिख दें XYZ टॉपिक पे। तब जो वो ईमेल लिखेगा ना, असल ताकत जो है वो उस ईमेल। अच्छा शहजाद, एक सवाल हमेशा मेरे जहन में आता है कि अगर आप AI O1 यूज कर रहे हैं या क्लाउड यूज कर रहे हैं, आपकी जगह आपकी तरह दुनिया के 20 ऐसे या सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो ये कर रहे हैं, मे बी आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट भी हों, मुझसे ज़्यादा अच्छे भी हों, इफ़ आई एम द कंटेंट क्रिएटर लाइक यू, तो फिर हाउ टू बी श्योर और हाउ टू मेक अ डिफरेंस? आप एक डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे कि जो क्लाइंटेज है आपका वो आपकी तरफ आए और आप ज़्यादा उनको कनेक्ट करके रखें और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें? जी हाँ, अच्छा, इसमें ये होता है कि इन ऑर्डर फॉर यू टू स्टैंड आउट मार्केट में, आप अपने तरीके डेवलप कर लेते हैं, आप अपने लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप कर लेते हैं। आप इसकी मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा अब एक लिखने का खास तरीका है, कहीं भी मैं लिखूंगा मैं एक खास तरीके से लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लाउड में जाके अपना सारा तमाम आज तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं क्लाउड में जाके वो डेटा फीड कर, मैं क्लाउड से कहूँगा भाई ये मेरे पिछले 50 प्रोजेक्ट्स हैं, और इन प्रोजेक्ट्स को अब तुमने मेरे लिखने के तरीके को समझ लो, मेरी टोन को समझ लो, मेरे बातचीत के तरीके को, मेरे स्टाइल को समझ लो। अब क्लाउड क्या करेगा, वो सारे डेटा को पढ़ेगा,
और वो शहजाद बन जाएगा, शहजाद का क्लोन बन जाएगा। शहजाद ये डेंजरस नहीं हो जाएगा? ये हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इनफैक्ट आप किसी भी एक्सपर्ट का जितना भी उसका कंटेंट है वो सारा उठाएं, उसको क्लाउड को जमा कराएं और वो क्लाउड उसी की ज़बान में लिखने लग जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी नाइस। शहजाद पैसे कितने कमाते हैं आप ये बताइए, कम टू द पॉइंट। सबसे वायरल हमारा ये सवाल होता है, आपको पता है कितने पैसे बनते हैं जी कॉपी राइटिंग से, कंटेंट क्रिएशन ये वाली जो आप करते हैं? हाउ मच कैन यू अर्न, लाइक अगर आप नॉर्मली कर रहे हैं? थोड़ा सा हमें पैटर्न बताइए, जो भी आप बता सकते हैं नाजरीन के लिए, देखने वालों को इंस्पायर करने के लिए। अच्छा, जहाँ तक पैसों की बात है, वो हर बंदे की ऑब्वियसली जर्नी डिफरेंट होती है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो आई गेस $3 का था। 2014 की बात है। अच्छा। और खैर तब से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 11 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाजा। जो कुछ भी है ना मेरी जिंदगी में वो तो इसी शहजाद, ये जो पैसा कमाना होता है ये फ्री लांसर के तौर पर ही काम करके आप इन टूल्स को यूज करके कमाते हैं? जो देखने वाले हैं उनके लिए पूछ रही हूं। जी हाँ। अच्छा, इसको यूजुअल जो मेन स्ट्रीम तरीका है, जो हम लोग जो इनिशियली जिससे मेरा स्टार्ट हुआ, जो मैं अभी भी करता हूँ, वो यही है कि हम क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो बिजनेसेस होते हैं, आइडियली अमेरिकन मार्केट में या यूरोपियन मार्केट में। उनके ब्रांड्स होते हैं, किसी का ई-कॉमर्स का ब्रांड होगा, किसी का पर्सनल ब्रांड होगा, वो कोई कोर्स बेच रहा होगा, कोई ऑफर बेच रहा होगा, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें उनके हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमने ये सुना है कि जो पाकिस्तान में क्लाइंट रेट ऑफर करता है किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो रेट यूरोप में है या अमेरिका में है। तो आपने अपनी मार्केट कैसे मेंटेन की है? फिर आप कैसे बेहतर रेट्स पे काम कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान में भी ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि अच्छा रेट चार्ज करते हैं? ऑब्वियसली काम तो कर ही रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में भी अच्छा चार्ज किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी जितने भी मैंने ब्रांड्स के साथ अब तक काम किया, तो मैंने उनसे फॉरेन वाले रेट्स ही लिए, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू यू ब्रिंग टू द टेबल। अगर आप अच्छी वैल्यू उनको दे सकते हैं, उनके एक को लगाए को 10 आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, तो आप उनसे अच्छा चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानी मार्केट में वो रेट्स नहीं दिए जाते जो फॉरेन मार्केट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली परचेजिंग कैपेसिटी का और सबसे बड़ा मसला लोगों के लिए, क्रिएटर्स के लिए शहजाद, मैंने देखा है कि वो इतने अरसे से लगे रहते हैं, कोई पिच कामयाब नहीं होती, उनको पहला क्लाइंट नहीं मिलता। और ये आपकी फील्ड में कहा जाता है कि वंस यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट देन आप उसके बाद एक ट्रैक बन जाता है आपका। हाउ टू गेट द फर्स्ट क्लाइंट? जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए कोई मशवरा, कोई टिप ये करो? जी हाँ, फर्स्ट क्लाइंट के लिए आपको जो भी मुझे देख रहा है, अगर उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए बहुत अच्छा सा। पोर्टफोलियो से मुराद है आपकी कुछ सैंपल्स होने चाहिए काम के। जिस तरह आपको अपनी तरफ से फर्जी, आपको क्लाइंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आप एक दिन उठिए, लैपटॉप फायर अप कीजिए और जी आज मैं फलां चीज के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ऐड लिख, तो वो आपका एक ऐड इश्तेहार का सैंपल बन जाएगा। फिर ईमेल का अच्छे सैंपल्स बना लीजिए और उन सैंपल्स की बेस पे फिर मार्केट में जंपिंग कीजिए। पहला जो दौर के बारे में भी बता दीजिए शहजाद। वो मेरा पैसों वाला भी रह गया है, उन्होंने अमाउंट नहीं बताई ऑन एवरेज। मैं चाहता हूँ पता चले कितने डॉलर उन्होंने डिच कर दिया, कितने डॉलर्स कमा सकते हैं सर इन अ मंथ, और जो स्कोप वाला सवाल आयशा करिए। हाँ जी, 3 से 5 हज़ार डॉलर्स का जो नंबर है वो आप हिट कर सकते हो विद इन 3 साल, 2-3 साल में, अगर आप इसको प्रॉपरली करते हो, एफर्ट करके करते हो और ट्राई करने के लिए नहीं करते। एक होती है ना ट्राई मेंटालिटी कि जी मैं आया, मैंने 2-4 जॉब अप्लाई किया है, जॉब ही नहीं मिलती, ये फायदा नहीं। इस तरह से नहीं आना है आपने इसको फिक्सेटेड होकर आना है, इसको ऑब्सेस करके आना है इस पे। फिर दिस इज द मार्क यू कैन हिट। 3 से 5 हज़ार डॉलर तकरीबन बनते हैं, 9 लाख से 15 लाख रुपया बनता है। दिस इज वेरी अचीवेबल। ये नंबर्स मुझे भी जब शुरू था मैं करता था तो मुझे भी अजीब से लगते थे, यार ये कैसी बात कर रहा है, 15 लाख पाकिस्तान में कौन कमा सकता है। लेकिन यकीन मानिए पाकिस्तान में भी आपका दुबई बन सकता है। और ये जो अर्निंग है ये आप कर सकते हैं थ्रू कॉपी राइटिंग व्हाइल स्टेइंग एट, बट प्रोवाइडेड आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपने मेहनत करने का आपको इसका शौक होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक स्कोप की बात है, कॉपी राइटिंग इंडस्ट्री $40 बिलियन पे जा रही है बाय 2030। 5 साल में इस टाइम $25 बिलियन के करीब है। तो 5 साल में इंडस्ट्री का साइज ऑलमोस्ट डबल हो रहा है एआई के होते हुए। इसका मतलब है एआई को हम इतना इस्तेमाल करेंगे, इतना उससे एम्पावर होंगे कि हम कहाँ से कहाँ जा सकेंगे। वाह शहजाद, यू आर वेरी इंस्पायरिंग। आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं ना, ये हमारी उम्मीद है, और आप न सिर्फ खुद अच्छा कर रहे हैं बल्कि आगे सिखा भी रहे हैं, तो इससे और अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में आपसे और डिटेल्स सीखेंगे ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो आपकी एक्सपर्टीज़ का, और आपके लिए तो बेस्ट विशेस हैं ही। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है। आई होप आप लोगों की थोड़ी रहनुमाई हुई होगी कि कैसे आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो है ना अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन माइंडसेट जैसा शहजाद ने कहा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं आना कि करके देखता हूँ, हो सकता है मैं भी $3,000 एक दिन के अंदर। अगर आप 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं, अगले 5 साल तक करते रहेंगे, इट टेक यू नोवेयर।
लेकिन अगले 3 साल में अगर आप चाहते हैं कि 12-15 लाख रुपए पर मंथ कमाएं और अपना काम करें और लैपटॉप लेके कहीं चले जाएं, वहां से बैठ के करें, तो दिस फील्ड इज योर्स। इस पर सीखिए, काम कीजिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कुछ तस्करा मौसम का। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत अस्तोर में -12 रिकॉर्ड किया गया, मुसलसल चल रहा है। क्वेटा में कम से कम दर्जा हरारत -4 रहा है। इस्लामाबाद में इट वाज 1, पेशावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 5, गिलगित में -5, करदू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। जबकि अगर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे -4, मुजफ्फराबाद में 2 डिग्री और कराची में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। लेकिन कराची के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी आई हैं, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। बर्फबारी की पेशगोई भी मौजूद है। आयशा, ओवरऑल क्या सिचुएशन है उसकी भी ज़रा बात कर लेते हैं और कराची की भी फिर बात करेंगे कि वहाँ पर मौसम किस तरह से रह सकता है। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम बात करते हैं और मौसम के बारे में जानते हैं कि मुल्क भर में क्या रह सकता है, क्या एक और सर्दी की लहर जो है वो भी आ सकती है। थैंक यू सो मच जवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ओवरऑल सिचुएशन क्या रह सकती है? अभी तो हमें लग रहा है कि थोड़ी सी सर्दी जो है ना वो कम हुई है, क्या एक और वेव आ सकती है आने वाले दिनों में? जी आयशा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, इस वक्त इन दिनों जो पिछले कई दिनों से जो सर्दी की जो लहर थी उसमें थोड़ा बहुत जो है वो कमी वाकई हुई है। थोड़ा सा आप कह सकती हैं कि एक ब्रेक आया है, क्योंकि इस वक्त आज से जो है एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को इफेक्ट करेगा। ज़्यादातर जो ये पंजाब के इलाके हैं, लाहौर, गुजरावाला डिवीजन, भावलपुर, फैसलाबाद, इन इलाकों के करीब जो है ये बारिशों का इम्कान मौजूद है आज से अगले 2 दिन के दौरान। और जब भी कोई मगरिबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होता है तो विंड पैटर्न्स चेंज होने की वजह से जो सर्दी की जो लहर होती है उसमें अमूमन इस तरीके का ब्रेक आता है। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम निकलेगा, इसके 1 से 2 दिन के बाद जो है वो एक और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसके ज़ेरे असर फिर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है, काफ़ी अच्छी बारिशें हैं। पाकिस्तान के बड़े हिस्से को ये सिस्टम मुतासिर करेगा और फिर अगेन जैसे ही ये सिस्टम क्रॉस करता है तो फिर एक और अच्छी सर्दी की लहर जो है वो दोबारा जो है वो मुल्क में दाखिल होगी। अच्छा जवाद, पिछले दिनों में मुसलसल महकमा मौसमियात की तरफ से कुछ पेशगोइयाँ सुनते रहे, बाकी शहरों में तो हम थे नहीं तो ट्रस्ट कर लिया, लेकिन इस्लामाबाद के हवाले से जैसे कहा गया लास्ट वीकेंड पे कि जी सैटरडे को थोड़ी सी बारिश है, संडे को पूरी बारिश है, हुई नहीं। तो क्या बेसिकली महकमा मौसमियात सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, उनका कोई टेक्निकल फ्लॉ है, या फिर मौसम एकदम पैंतरे बदल रहा है कि उनकी प्रिडिक्शन होती है बट नेक्स्ट डे थिंग्स आर डिफरेंट? इसको कैसे लें हम? हमारे साथ हमारा राब्ता आई थिंक उनसे मुनक़ता है। हम मेरा बहुत अहम सवाल था, इसको रिकॉर्ड में रखिए। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से उनसे राब्ता करें, लेकिन यू आर राइट, हमारे साथ जो पेशगोइयाँ अभी तक सामने आई थी उसके मुताबिक हम इंतजार करते थे, हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते थे कि भाई बारिश होने वाली है, लेकिन जवाब आ गए। जवाब साहब, आपने मेरा सवाल अगर नहीं सुना तो मैं दोहरा देता हूँ कि पिछली कुछ पेशगोइयाँ महकमा मौसमियात की खास तौर पे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पहले ये बताएं। There is some technical problem, I think. Again, कराची के सारी आजकल थोड़ी सी है ना वो सिग्नल की केमिस्ट्री नहीं बन रही। दोबारा कोशिश करेंगे अगर जवाब कनेक्ट करें और इस पे हम बात भी करें। हो सकता है देयर आर सम क्लाइमेटिक चेंजेस जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि महकमा मौसमियात माशाल्लाह एक ही पैटर्न के ऊपर पेशगोइयाँ किए जा रहे हैं और फिर वो सही नहीं होती हैं। जवाब, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सर। चलिए, आप यू कैन हेयर मी। मेरा सवाल ये था कि महकमा मौसमियात की खास तौर पे मैं इस्लामाबाद या जो अपर पाकिस्तान के एरियाज़ हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, बालाई इलाके, उनके बारे में पेश गोई थी बारिश की। लास्ट वीकेंड भी हमने ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा जी सैटरडे को थोड़ी और संडे को पूरा दिन बारिश है, हुई नहीं है। क्या ये फ्लॉज महकमा मौसमियात की पेश गोइयों में हैं जो गलत हो रही हैं, या फिर मौसम एकदम से ऐसे तब्दील होता है कि वो जो पेश गोई है वो ठीक साबित नहीं हो पा रही? आपका क्या टेक है इस पर? देखें, इसमें इमरान भाई दोनों फैक्टर्स जो है वो थोड़े बहुत एडअप होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो मौसम, क्योंकि इन दिनों हम लोग एक सीजन शिफ्ट के ऊपर हैं। जनवरी में जो है वो लानीनिया पैटर्न जो पिछले कई महीनों से जारी है उसमें काफी इस हद तक जो है उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है, और यही वजह है कि अचानक आपने देखा कि सर्दी की शदीद लहर भी आई जैसे ही नया साल शुरू हुआ, और अब एक के बाद एक जो है वो बारिशों के सिस्टम भी आ रहे हैं। तो कई दफा ऐसा होता है कि कोई चीज एक्सपेक्ट की जा रही होती है लेकिन 11th आवर पर पैटर्न शिफ्ट होने की वजह से जो है वो नहीं हो पाती है। इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश रही, लेकिन जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस तरह मरी में भी बर्फबारी एक्सपेक्ट की जा रही थी, इस्लामाबाद में भी अच्छी बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो एसएच जो है वो सिस्टम उन इलाकों में इतना ज्यादा प्रोपेल नहीं हो पाया कि वहां पर जो है वो इस तरीके की बारिश हो पाए। राइट जवाब।
ठीक है। थैंक यू सो मच। जवाद मेमन हमारे साथ मौसमियाती तज्जिया थे और थोड़ा सा हमें बता रहे थे कि पैटर्न्स भी शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सही प्रेडिक्शंस उस तरह से नहीं हो पा रही हैं कि कब बारिश होगी और कब बर्फबारी होगी। जिस टाइम पर एक्सपेक्ट किया जाता है उस टाइम पर होती नहीं है और अनएक्सपेक्टेडली अभी तक हुई नहीं है बारिश ना, एंड 11th आवर के ऊपर वो कह रहे हैं शिफ्ट हो जाता है। खैर, सियासी मौसम की जानिब चलते हैं, जिसका आप वेट करते हैं कि उस पर आज ताज़ा तरीन क्या है। ताज़ा तरीन क्या, एक रूटीन की खबरें हैं, हम आपको आगाह करते रहते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात की तीसरी जो नशिस्त है उससे कबल बानी तहरीक-ए-इंसाफ से मुलाकात की कोशिशों में मसरूफ़ है और अभी तक बराबर नहीं हो रही हैं। ताहम अभी तक मुलाकात का बंदोबस्त नहीं हो सका। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ से मुलाकात के लिए बगैर मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी जानिब जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसके तर्जुमान है सेनेटर इरफान सिद्दीकी, उन्होंने तस्लीम किया एक टेलीविजन शो के अंदर कि जब हुकूमत ने PTI की मुज़ाकराती कमेटी का अपने कायद से मुलाकात करवाने का वादा किया था तो उसे पूरा कर लेना चाहिए था, जो वो नहीं कर सके हैं। उन्होंने इस चीज़ का एक तरह से एतराफ़ भी कर लिया है। बालाजी, मुज़ाकरात जारी रखना अगर चाहते हैं तो उसके लिए दूसरी रुकावटें, बयानबाजी जो है ना उसको भी ख़त्म करना होगा। ये राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक प्रोग्राम में बात की गई है। उन्होंने कहा है कि अपने ट्वीट्स को कुछ दिन के लिए रोक लें तो इट्स बेटर, क्योंकि अगर आपने मुज़ाकरात भी जारी रखने हैं और दूसरी तरफ जो तनकीद है वो भी जारी रहेगी, ट्वीट्स भी जारी रहेंगे, तो फिर इसका असर जो है ना मुज़ाकरात पर पड़ेगा। बहरहाल जी, एक और अपडेट दे देते हैं, उसके बाद हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। वो ये कि बानी PTI ने इजाज़त दे दिया कि भाई तहरीरी तौर पर आप अपने मुतालबात जो है ना वो हुकूमती कमेटी के सपोर्ट कर दें। हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे ज़रा बात बारे में। थैंक यू सो मच शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी तक पेशरफ्त कुछ हुई है, जो कोशिशें की जा रही हैं PTI रहनुमाओं की जानिब से कि बानी PTI से मुलाकात हो, उसमें कोई पेशरफ्त हुई है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तक तो कोई पेशरफ्त नहीं है। हुकूमत की तरफ से जो रवैया है वो इंतहाई गैर संजीदा है और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद कि पूरे हफ्ते नहीं मिलने दिया गया खान साहब के साथ। और उसके बावजूद जब गौहर साहब मिले हैं इमरान खान से तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुज़ाकरात जारी रखें। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब PTI की तरफ से काफ़ी रिलैक्स किया गया है इन चीज़ों को। लेकिन जो आगे लगता है मुझे कि गवर्नमेंट कोई खौफजदा है, शायद इसलिए कि ये ना हो कि PTI के साथ मामला ठीक हो जाए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ क्या करना है। तो शायद इस खौफ की वजह से मुज़ाकरात जो है ना तातुल का शिकार होने जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद ये तीसरा दौर हो भी जाए, लेकिन मुझे इतना फ्रूटफुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक ये जो दो मुतालबात हैं इस पे अगर पेशरफ्त नहीं आती है सामने, ये तो खुशाइंद है यूसुफजई साहब। और दूसरी जानिब बड़ी एम्बिशन भी है, ये ओवर एम्बिशियसनेस भी है इसमें थोड़ी सी कि एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात आपके साथ इतने अच्छे हो जाएं कि उन्हें PMLN की ज़रूरत ही ना पड़े। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। खैर, कल सुना है मुलाकात का दिन था, लेकिन किसी ने मुलाकात की कोई रिक्वेस्ट भी जमा नहीं कराई। जेल इंतज़ामिया ने भी कहा कि ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई नहीं है और कोई मिलने नहीं गया बानी तहरीक इंसाफ के दिन होने के बावजूद। इसमें कितनी सदाकत है इन खबरों में? नहीं, देखें, जो वकील हैं आपको पता है उनके थ्रू काफ़ी कोशिश की गई, पूरा हफ्ता कोशिश की गई कि इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाए, ताकि जो अगले मुज़ाकरात है गवर्नमेंट के साथ होने वाले मुज़ाकरात है उसमें कोई ठोस बात की जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत का रवैया भी गैर संजीदा है, हुकूमत बेख्तियार भी लग रही है। क्योंकि हुकूमत बेख्तियार होती तो अब तक ये तो कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि पहले मुलाकात में उन्होंने कहा था कि नहीं, आप जब चाहें इमरान खान के साथ आप मुलाकात कर सकते हैं। और वैसे भी आप देखें कि जब इनकी जरूरत होती है तो सुबह 5 बजे भी ये गेट खोल लेते हैं जेल के। तो लगता है ऐसा है कि अब लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, 1.5 साल में पहली मर्तबा इस तरह से हुआ है कि कोई मुलाकात के लिए नहीं गया। ये भी खबरें आ रही थी कि बानी PTI इंतजार करते रहे सारा दिन, कल का दिन स्पेशली जुमेरात का दिन, लेकिन उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। बहरहाल ये बड़ा ज़रूरी है कि इन मुज़ाकरात से उम्मीद बंधी रहे। आप लोग कितने होपफुल हैं कि मुज़ाकरात जो है ना उनके अंदर कुछ मजीद पेशरफ्त हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं? अब तो बानी PTI ने भी कह दिया है कि लिख के दे दिए जाएं तहरीरी तौर पर मुतालबात। डिपेंड करता है गवर्नमेंट के रवैये के ऊपर। मैंने आपसे कहा ना कि हुकूमत खौफजदा है, खौफ के आलम में कोई चीज़, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये खौफ से निकलेंगे तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इनके लिए भी एक बर्डन है कि जी 9 मई और 26 नवंबर हम कहते हैं इन्होंने किया, वो कहते हैं इन्होंने किया। तो ये क्या, इससे बेहतर नहीं है कि जुडिशल कमीशन बन जाए, दूध का दूध पानी का पानी। अगर हुकूमत के इसमें मुलविस नहीं है, हुकूमत के लोग इसमें मुलविस नहीं है, तो जुडिशल कमीशन बनाने में रुकावट किस चीज़ की है?
हम तो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि जी करें, आपके सब कुछ तो आपके कंट्रोल में है। तो अगर जुडिशियल कमीशन बन जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। और ये लेकिन देखिए इस वक्त अवाम मायूस है, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। ये उड़ान पाकिस्तान के नाम पे लोगों को एक मरतबा फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। इस तरह के मामला जो है ना नहीं चलते हैं मुल्क के अंदर। आप कहाँ से उड़ान पाकिस्तान, आपने तो 2 सालों में 27,000 अरब का कर्जा लिया, वो कहाँ लगाया आपने? उसमें से आपने कोई 1 रुपए के रिलीफ दिया है अवाम को? आप कैसी बातें करते हैं? कहाँ से ये मतलब ये सारी चीजें तो तब आएंगी जब आपके सियासी इस्तेकाम होगा, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी, लोग देखकर पाकिस्तान आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। शौकत यूसुफजई साहब, ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले भी और मुज़ाकरात के अभी तक 2 सेशंस हो चुके हैं, इसके दौरान भी काफ़ी बयानात भी आते रहे और कहा जाता रहा कि बड़ी जल्दी बानी पीटीआई जो है ना वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब मुज़ाकरात हम देख रहे हैं कि दे आर गोइंग टू द साउथ। आपको लगता है कि बानी पीटीआई जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे, या आपको क्या लगता है कब तक रिहा हो जाएंगे वो? बानी पीटीआई देखिए इमरान खान तो मैं कहता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिहा हो जाएंगे। यही तो सबसे बड़ा मसला है इनको, जो खौफ और डर यही है कि हम ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि आप हमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा करें हमारे वर्करों को और इमरान खान को। हम ये कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करें। रूल ऑफ लॉ होगा, इंसानी हकूक की पामाली नहीं होगी, अदालतें आजाद होंगी। तो इमरान खान के ऊपर क्या केसेस है? ज्यादातर में तो उनको जमानत हो चुकी है, और बाकी जो है वो आपको पता है, एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस। तो ये तो ज्यादती है ना। आप जितने केसेस हैं आप ले आए, बस डालें उन पे। ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, ये भी बताइए कि पिछले कुछ अरसे से हमने देखा थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ था लेकिन फिर बढ़ गया है, ये जो पॉलिटिकल बयानात का है आपकी पार्टी लीडरशिप के दरमियान। कल भी शेर अफजल मरवत वर्सेस सलमान अकरम राजा, और मरवत साहब ने तो कहा कि राजा साहब को 1 साल हुआ है और अभी मुझ पर बातें कर रहे हैं, मैं तहरीक इंसाफ बताऊंगा। ये तो ये पार्टी इख्तलाफात फिर बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि पब्लिकली सामने आ रहे हैं? कोई इख्तलाफात नहीं है। शेर अफजल मरवत थोड़ा सा जज्बाती है, और सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको इमरान खान ने बनाया है। तो ये पार्टी के डिसिप्लिन की बात है। अब डिसिप्लिन लाना तो पार्टी की लीडरशिप का काम है ना। बैरिस्टर गौर साहब और सलमान अकरम राजा साहब की जिम्मेदारी है। ठीक है शौकत यूसुफ साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा, थैंक यू वेरी मच। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है डियर व्यूअर्स। अक्सर हम जब कोई पॉलिटिकल स्टोरी करते हैं तो लोग कहते हैं आप तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ नहीं देते। हम तहरीक इंसाफ ही का तो मौक़िफ़ देते हैं। आपके सामने पहुंचा है इस वक्त क्या सोच रही है और मुज़ाकरात किस जानिब जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खबरों की जीनत रहते हैं। आयशा फिर से हैं उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बताया हुआ तरीका जो है ना वो अपना लिया है। उन्होंने कहा है कि पेशावर यूनिवर्सिटी को रवां साल 50 करोड़ रुपए पैसे दूंगा, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे खिलाफ ओ करके एहतजाज करे। कैसे वज़ीर आज़म का एक जापानी कंपनी का एक वाक़या है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, और वो फिर वायरल हो गया, वो ऊ करने का जो एहतजाज किया। इस तरह गंडापुर साहब ने कैसे ऊ किया, सुनिए किसने बेहतर किया। जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं एहतजाज कर रहे हैं। इस एक साहब ने 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है, अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर। अच्छा, कोई मौका जाने नहीं देते ना ये सियासतदान। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी एक दफ़ा सुना चुके वाकया, फिर 3-4 जगहों पे सुनाया। अब उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जेनजीज आर रेडी टू मेक मीम्स, वो मीम्स बन गई और वो वाकया भी तो बड़े फनी सुनाते हैं ना, फेमस हो गया। हाँ तो खैर जनाब, ये इंटरेस्टिंग एक साउंड बाइट हमने आपके साथ शेयर किया। लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं कराची की। कराची के मौसम पे इससे पहले जब हम बात कर रहे थे हमने कहा कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। इंटरेस्टिंग तो नहीं, अलार्मिंग है, अफसोसनाक हैं। बेघर अफराद बहुत ज़्यादा हैं कराची के अंदर, आपको मालूम है। इनमें तादाद में इजाफा भी हो रहा है। बिलखुसूस ऐसे अफराद जो कि नशे के आदी हैं, उनकी ज़िंदगियों को मौजूदा सर्दी में शदीद खतरात लाहिक हैं। और दिसंबर से 7 जनवरी तक 63 बेघर अफराद की लाशें कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मिली हैं। ये हालांकि कराची में तो इतनी ठंड भी नहीं होती है, उसकी वजह इनका नशे का आदी होना है आयशा। फिर जारी बात है अगर आप रहने की आपके पास कोई सहूलत नहीं होगी तो अमवात का बाइस बनेगा। अच्छा, इसकी रीज़न जो है ना वो ज़रा जान लेते हैं, क्योंकि शिफा फाउंडेशन जो है ना उसके मुताबिक मुख्तलिफ मकामात से ये लाशें मिली हैं। कितनी ये लाशें और बेशतर नाकाबिले शनाख्त भी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ तर्जुमान शिफा चौधरी शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच शाहिद हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा हमें बता दीजिएगा अभी तक नंबर्स क्या सामने आए हैं, कितनी लाशें कौन कौन से मकामात से मिली हैं और रीजंस क्या सामने आई हैं डेथ्स की।
अच्छा, ये दिसंबर में देखें 48 डेड बॉडीज़ जो हमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मिली थी। 2024 के दिसंबर 48 डेड बॉडीज़। और फिर जनवरी का पहला माह और 15 दिन, इन 10 दिनों में जो है तकरीबन 15 डेड बॉडीज़ हमें मिली हैं। तो टोटल जो है 63 डेड बॉडीज़ ये बनती हैं। ये कराची के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मंशियात का एक बिकना है और इनका मस्कन भी उन्हीं इलाकों में हुआ है। अच्छा, ये नशा करने वाले इन लोगों में दो चीज़ें बड़ी वो है, एक तो ज़्यादा गर्मी इनको बर्दाश्त नहीं होती, इनकी मौत वाक़ई हो जाती है, और फिर दूसरा ज़्यादा सर्दी आती है तो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए ओवरडोज करते हैं। तो ओवरडोज लेते हैं तो ये फिर उसकी एक मौत की वजह वो भी बन जाती है, और दूसरा फिर सर्दी होती है, ठठर के ये फौत हो जाते हैं। अच्छा, इनके पास ना तो ब्लैंकेट होता है, ना इनके पास कोई जैकेट होती है कि ये ज़्यादातर लाशें कहाँ से मिली हैं आपको? कहाँ से मिलती हैं ज़्यादातर लाशें? मकामात कौन से होते हैं? कराची का ये पाक कॉलोनी का एरिया है, लियारी जहानाबाद का एरिया है, इस तरह मलिर मेमन गोड का एरिया है, इस तरह गोलीमार ब्रिज के नीचे इनका ज़्यादातर मस्कन जो है ये नदी, नाले, कचरा कुंडी और ये ब्रिजेस के नीचे जो इन्होंने अपना मस्कन बनाया हुआ होता है। तो इन लाशों का फिर आप क्या करते हैं? जब एक नामालूम, नाकाबिल शनाख्त या नामालूम लाश मिलती है तो फिर आपका क्या SOP है? छिपा क्या करता है उसको? जैसे ही हमें छिपा हेल्पलाइन पे इत्तला मिलती है तो हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है। इस डेड बॉडी को जो है मुतलका कार्रवाई के बाद जो है फिर अमानतन वो छिपा सड़खाने रखवा दी जाता है। इन डेड बॉडीज़ का फिर बायोमेट्रिक होता है। हमारे पास नादरा का एक सिस्टम है जिसके थ्रू इनकी शनाख्त की जाती है। शनाख्त के बाद जिनकी शनाख्त हो जाती है तो उनके वर्सा से रब्ता करके उनके हैंडओवर कर दिया जाता है, और जिनकी शनाख्त नहीं होती, मतलब कि अगर उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर उनको कुछ दिनों के लिए अमानतन वेट करने के बाद उनकी जो है अमानतन छिपा कब्रिस्तान में तदफीन कर दी जाती है। अच्छा शाहिद साहब, ये जो आप बता रहे हैं, जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं, आइडेंटिफाइड हैं कि यहाँ से ज़्यादा लाशें मिली हैं, तो व्हाट डू यू थिंक पुलिस जो है क्या वो इस सिलसिले में कोई काम करती है? ये यहाँ पर आपको हुकूमती सतह पर कुछ होता हुआ नज़र आता है कि एक तो ये जो नशा बेचा जाता है इसको रोका जा सके, दूसरा ये कि जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं और जिनकी हालत ऐसी हो गई है जो नहीं अपने आप को संभाल सकते, उनको लेकर जाया जाए या तो छिपा फाउंडेशन या ईदी फाउंडेशन, कहीं पर जहाँ पर उनको एक अच्छा माहौल मिल सके, रिहैब हो सके उनका। रिहेबिलिटेशन में अगर जो शख्स खुद सही होना चाहता है, इनमें से कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो खुद कहते हैं कि भाई हमें सही होना है, मुझे काम करना है, मुझे रोज़गार चाहिए, मैं ख़राब हो रहा हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत लोग ये नहीं रह पाते, ये लड़ते हैं, मारते हैं, पथराव करते हैं। ये इनको रिहेबिलिटेशन भी लेके जाएंगे तो ये आपसे वहाँ भी झगड़ा करेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, शोर शराबा करेंगे। ठीक। तो इन अफराद को जो नशे के बिल्कुल लत में मदहोश हुए हैं, इनको ना अपनी फिक्र है ना अपने घर वालों की फिक्र है। शायद एज ग्रुप क्या है? किस एज के ज़्यादातर लोग हैं जो लाशें हैं? इनकी उम्रें क्या है जो एवरेज आपने बताई है? जो 55 से 60% जो एवरेज है वो 20 से 30 साल है, नौजवान है। और जो ओल्ड एज है उसमें 35 से 50 के करीब जो लोग हैं वो बुजुर्ग हैं, जो सड़कों पे कचरा भी चुनते हैं और नशा भी करते हैं, और वहीं अपना जो है उन्होंने मस्कन बनाया हुआ सोने वोने का, ठिकाने का, फुटपाथों पे, पुलों के नीचे। अच्छा शाहिद, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डोनेट करना चाहते हैं, कंबल हो गए या फिर गर्म कपड़े हो गए, क्या छिपा फाउंडेशन के पास ऐसी कोई सर्विस मौजूद है कि यहाँ पर आकर लोग जो हैं ये सब चीज़ें डोनेट करें ताकि लोगों के काम आ सके, स्पेशली जो होमलेस पीपल हैं? जी बिल्कुल, हमने उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से अपील करूँगा कि खुदारा ये होमलेस जो लोग हैं इनके लिए ब्लैंकेट या इनके लिए अपर या जैकेट कोई ऐसा इंतज़ाम करें, डोनेट करें हमें, ताकि हम इनको जो है प्रोवाइड करें। क्योंकि हम वक्तन जब भी कोई जो डोनर है वो छिपा फाउंडेशन को ऐसी चीज़ें डोनेट करता है तो हम ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में शायद आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने हमें आदादो शुमार हमारे सामने रखे। एक ऐसी सवाल है हमारे लिए कि ये इंसान है, ये कोई आवारा, जिस तरह आवारा जानवर होते हैं ना, कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं, बिल्कुल उन जैसा ट्रीटमेंट हमारे माशरे में इनका होता है। और ये पड़े जहाँ पे होते हैं हम भी उसका जिम्मेदार हैं, हम सब पास से गुजर जाते हैं। हुकूमती सतह पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे शेल्टर्स बनाए जाएं जहाँ पे कम से कम ये सर्दियों की रातें गुजारें। रिहैब की आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उनको रिहैब दिया जाए। वो इंसान है, आई बिलीव हर इंसान ज़िंदगी की तरफ वापस आना चाहता है, लेकिन उसको कोई आस, कोई उम्मीद तो मिले कहीं ना कहीं और कुछ नहीं तो हम सिर्फ डोनेशन कर सकते हैं। माशरे की बेहिसी का इस्तारा है ये 48 लोगों का एक महीने में सर्दी से मर जाना कराची जैसे शहर में, इस पर सोचना होगा। एक ब्रेक लीजिए। जी, सुबह से आगे में आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुश आमदीद।
बात करेंगे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, और यहाँ पर जो फैक्ट चेकिंग है या जांच पड़ताल है वो हमेशा से ही एक मसला रहा है और एक हसास मसला रहा है। लेकिन मेटा, फेसबुक की जो कंपनी है, उसने एक बड़ा अहम फैसला किया है। जो मार्क जुकरबर्ग हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स जो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पर एक फैक्ट चेकिंग सिस्टम को ख़त्म करके कम्युनिटी नोट सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। और उनके मुताबिक ये जो निज़ाम है ये सारिफीन के लिए, सारिफीन की आरा पर मबनी होगा और एक्स यानी कि जो ट्विटर है फॉर्मली, उसके मॉडल से मुशाबे है। इस इक़दाम को आज़ादी इज़हार राय के फ़रोग़ की कोशिश करार दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो नुकसानदेह मवाद है उसके फैलाने के इम्कानात पर भी खदशात ज़ाहिर हो रहे हैं। तो क्या ये इस पर स्क्रूटनाइज इसको कर सकेगा या नहीं, या ये पॉलिसी हेल्प करेगी सारिफीन को या नहीं, इस पर हमने बात। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ जो है ना, वो हम सब की लाइफ को इम्पैक्ट करती है। एंड समटाइम्स वो इस तरह की खबरें होती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि ये वाकई में सही है या नहीं है। तो हमने सोचा कि ये जो नया शिफ्ट आ रहा है अंदर मेटा की, ये किस तरह से हमारी सोशल मीडिया लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डिजिटल एक्सपर्ट निगत दाद साहिबा मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं इस बारे में। निगत, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। ये जो चेंज हम देखेंगे आने वाले वक्त में मेटा के अंदर, जिसकी अनाउंसमेंट अब की जा रही है, व्हाट डू यू थिंक, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारी सोशल मीडिया लाइफ को? देखिए आयशा, अभी तो नहीं मालूम कि ये कैसे इम्पैक्ट करेगा और ये चेंजेस जो हैं वो किस तरीके से ये लोग लाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़े सिस्टम को ओवरहॉल करने की एक अटेम्प्ट है। और अभी ये कहा गया है कि यूएस में जो फैक्ट चेकिंग का इनका इनिशिएटिव था उसको डिसबैंड कर रहे हैं, लेकिन ये फिर बाकी दुनिया में भी इसको डिसबैंड करने के जहाँ जहाँ पे इनके फैक्ट चेकर्स थे। तो मेरे नज़दीक तो ये कोई अच्छा कदम नहीं है, और वो इस वजह से कि अगर आप अमेरिकन कंपनी हैं और आप अमेरिकन एथोस और फर्स्ट अमेंडमेंट और फ्री स्पीच को देख रहे हैं, तो फिर आप ये भी देखें कि आप सिर्फ अमेरिकन यूजर्स की हद तक महदूद नहीं है। आपका प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। ये इसी तरह है जैसे एक्स है। लेकिन ये कि फर्स्ट अमेंडमेंट या फ्री स्पीच के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो ब्रॉडर लेवल पे तो वैसे ही हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिमिटेशंस, कॉन्टेक्चुअल, कल्चरल, जो मुख्तलिफ ममालिक के अपने लोकल लॉज हैं उसके मुताबिक होते हैं। तो ये एक इंतहाई बड़ा कदम है आई वुड से बाय मेटा, और ये इसको किस तरीके से अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में इम्प्लीमेंट करते हैं, आई थिंक इट्स अ स्पेस जो हम सबको बड़ी क्लोजली वॉच करनी होगी। ठीक है, इफ इट हैपेंस निगत, तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा? थोड़ा सा स्ट्रक्चर या उसके शेप में जो तब्दीली है, जो हमारे सामने डिस्प्ले है इसका इन्फॉर्मेशन का, वो अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए हमारे देखने वालों के लिए, इफ इन केस इट हैपेंस द वे वी आर टॉकिंग, तो क्या डिफरेंस होगा, क्या शक्ल आएगी इसकी? देखिए, अभी आपके पास पूरी दुनिया में फैक्ट चेकर्स हैं जो कि मेटा के प्लेटफॉर्म पे बस्ट करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ को। वो मेटा को हेल्प करते हैं कि ये किसी ने अगर कोई फेक न्यूज़ डाली है तो ये इसको वो वेरीफाई करते हैं। उनका प्रॉपर एक मैकेनिज्म और सिस्टम है, और वो फैक्ट चेकर्स ऐसे ही कोई उठा के नहीं मेटा ने अपने साथ इनिशिएटिव में रखे थे। वो बाकायदा एक बॉडी है जो कि सर्टिफिकेशन देती है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देती है। पाकिस्तान में भी सिर्फ एक आध फैक्ट चेकर को ये पोजीशन या रोल मिला हुआ है। तो उसका मतलब ये कि आप प्लेटफॉर्म पे जो फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन है, उसके लिए आपके पास बाकायदा एक्सपर्ट्स हैं और बाकायदा जर्नलिस्ट हैं जो कि प्लेटफॉर्म की स्पेस को अनपोल्यूट, मतलब उसको पोल्यूट नहीं होने देते ज्यादा। अब जब वो बिल्कुल इनिशिएटिव खत्म हो जाएगा, आप यूजर्स को कह रहे हैं कि वो कम्युनिटी नोट्स, जैसे एक्स पे कम्युनिटी नोट्स है, वहां पे डिफरेंट यूजर्स आके कहते हैं कि ये सर्टन चीज गलत है, मतलब एक खबर है उसके नीचे कम्युनिटी नोट लोग भेज देते हैं या रीडर्स जो होते हैं, उससे आपको आइडिया होता है कि ये खबर जो है ये गलत है, ये सही है। लेकिन आप अब इस सिनेरियो में आए कि जहां पे ये अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आपकी डिजिटल लिटरेसी कम है, यहाँ पे लोगों को फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन का बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। अगेन वही बात जो हम कर रहे थे कि पता नहीं चलता मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन का, तो फैक्ट चेकिंग सिस्टम जो है वो ज़रूरी है। अच्छा निगत, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ये था कि ये जो एक शिफ्ट हम देखेंगे या ये जो फैसला किया गया है मेटा की जानिब से, ये एक तब्दीली आ रही है ना पॉलिटिकली अमेरिका के अंदर ट्रंप के आने के बाद, ये उससे भी कनेक्टेड है। आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये डेफिनेटली कंपनीज, वो अमेरिकन कंपनीज हैं, वो इस सियासी तब्दीली से कनेक्टेड भी होगा, बट
लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट के कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे सियासी तौर पे इतनी ज्यादा उनका काम नहीं है, उनका काम है प्रॉफिट जनरेट करना, राइट? तो अब उन्होंने ये भी देखना है कि दुनिया में, बाकी दुनिया में उनके प्लेटफॉर्म्स को किस तरीके से लिया जा रहा है, उनको कहाँ कहाँ पे फाइन्स हो रहे हैं। तो आप अगर यूरोप की मिसाल लेकिन निगत इस डेटा को माजी में हमने देखा है कि इस्तेमाल भी तो किया गया ना, स्पेशली पॉलिटिकल गेन के लिए। कैम्ब्रिज एनालिटिका हमें याद है जिस तरह से फिर मार्क ज़करबर्ग जो है वो पेश हुए थे तमाम पार्लियामेंटेरियंस के सामने, वो भी तो है, इस चीज़ का इम्पैक्ट भी तो होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप एक्स की मिसाल ले लें कि ट्विटर एक बड़ी थ्राइविंग स्पेस थी पाकिस्तान में भी, और सियासी तौर पे लोग उसको बड़ी गुफ्तगू के लिए, सियासी बहसों के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। अब अगर उस प्लेटफॉर्म को आप अब देखें तो मेरे ख्याल में कोई भी सेन शख्स या आप जैसे मेरे जैसे लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे इतना डिसइंफॉर्मेशन का भरमार है और इतना इवन न्यूडिटी अडल्ट मटीरियल है जो कि आपके टाइमलाइन पे आता है। तो उसकी कोई ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम्स नहीं है, उसकी कोई ह्यूमन राइट्स टीम नहीं है। तो इस तरह के फिर प्लेटफॉर्म्स ऐसे बन जाते हैं जो कि पोलराइज सोसाइटीज को और पोलराइज करते हैं जब उन पे कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। अच्छा, एक तो ये कि हर ऐप का एक अपना नेचर भी तो होता है ना, जिसके ऊपर उसकी फॉर्मेशन हुई होती है। व्हाट आई बिलीव पर्सनली, जो फेसबुक की फॉर्मेशन थी उस वक्त जब ऑर्किड वगैरह के बाद ही आई थी ऐप, तो कनेक्टिविटी था और फिर थोड़ा थोड़ा इसका मोड इन्फोटेनिंग या एंटरटेनिंग भी रहा। इट वाजंट लाइक इन्फॉर्मिंग दैट वे, यू नो, जिस तरह ट्विटर की स्पेसिफिकली हम स्पेस की बात करें या नोट्स की बात करें, इसका नेचर बेसिकली वो नहीं था। अब अगर इस तरह का एक इतना बड़ा शिफ्ट कंपनी प्लान कर रही है तो डोंट यू थिंक इससे उनका बिजनेस इंटरेस्ट भी हर्ट हो सकता है, द काइंड ऑफ यूजर्स दे हैव? बिकॉज अभी हम रिसेंटली खबर बल्कि अभी शेयर भी करेंगे कि सबसे मकबूल ऐप के तौर पे फेसबुक सामने आ रहा है, तो उसको उनकी जो व्यूअर बेस है उसको भी हर्ट कर सकती है ये शिफ्ट। इसको आप कैसे देखती हैं? मेरा नहीं ख्याल इमरान, जो एक तो ये कि अगर कोई 10-15 साल पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आया जो कि बहुत ज़्यादा जिसको मकबूलियत हासिल हुई, तो उसकी जो नेचर है या स्ट्रक्चरल जो उसकी वो थी शुरू से ही, वो बुनियादी वही रहेगी। वो वक्त के साथ साथ सारे प्लेटफॉर्म्स बदलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुई है, बहुत तरक्की हुई है। मेटा का भी मुकाबला पर इमर्जिंग टेक के साथ है, इमर्जिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ है, सो वो भी बड़ा बदलता रहा है ओवर द ईयर्स। तो मेरा ख्याल में तो ये जो तब्दीली है ये कोई उनके यूजर्स की बेस को हर्ट नहीं करेगी। मेरा ख्याल में ये उन्होंने ये इस तरह फैसला किया है कि जो दुनिया में मुख्तलिफ रेगुलेशंस का उनको मुकाबला करना पड़ा है, तो अब वो अपने आप को रीब्रांड करें एज एन अमेरिकन कंपनी, जो कि मेरा ख्याल में एक सही फैसला नहीं है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया के यूजर्स के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म और हर जगह इतने नॉर्म्स एंड वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करते कि लोग इस चीज का ख्याल रखें एज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अमेरिकंस डू एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा सवाल ये निकत, व्हाई डू यू थिंक, आप ये बता रही हैं कि ये ठीक फैसला नहीं होगा, फैक्ट चेकिंग के निज़ाम को बिल्कुल अगर ख़त्म कर दिया जाता है, व्हाई डू यू थिंक फिर मेटा जो है वो इस शिफ्ट की तरफ जा रहा है? जैसे मैंने पहले कहा कि पूरी दुनिया में मेटा और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हुकूमतों से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, और बहुत सी हुकूमतें पूरी दुनिया में ये प्लेटफॉर्म्स को कह रही हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पे जो एक डिसइंफॉर्मेशन की जो भरमार है या जो इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी ख़राब हो चुकी हुई है, उसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसीज अफेक्ट हो रही हैं। तो और फिर हुकूमतें नई नई लॉज लेकर आ रही हैं इन प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल ठहराने के लिए। आई थिंक ये शिफ्ट उस वजह से आ रही है कि हम इन रेगुलेशंस का मुकाबला इस तरह से करें कि हम एक अमेरिकन कंपनी है और हम अमेरिकन एथोस और अमेरिकन फर्स्ट अमेंडमेंट को ही सपोर्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ बाकी दुनिया की लॉज को। ठीक है, ठीक है, ठीक है निगत, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया, बात की, अपना हमारे सामने रखा। देखते हैं क्या चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस क्या इम्पैक्ट करती हैं एज पर निगत, क्योंकि हर जगह की अपनी वैल्यूज़ है, लोगों का सोचने का अपना तरीक़ाकार है। ख़ास तौर पे अगर मैं एशियन और साउथ एशियन पीपल की बात करूँ तो इट्स एंटायरली डिफरेंट, आई बिलीव दुनिया से बड़ा मुख्तलिफ है, तो इसको देखना होगा कि वो क्या इम्पैक्ट करता है। लगता है कि ये रूल्स और रेगुलेशंस जो है कंटेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो अगली खबर भी हम देने वाले हैं, सबसे ज़्यादा यूजर्स फेसबुक के हैं, फेसबुक के हैं, फिलवक्त फेसबुक के हैं, और देखना ये है कि ये पॉलिसीज़ क्या इम्पैक्ट करती हैं। वैसे अगर आप ओवरऑल रेटिंग की बात करते हैं, चाहे यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, इस समेत तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक ने बहरहाल इन सबको तो पीछे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका समेत दुनिया भर में जो इसकी तादाद है एक्टिव यूजर्स की, वो 3 अरब के करीब है, ऑलमोस्ट हम 7 अरब आबादी है, तो 40-45% आई थिंक ये जो कि पायनियर है और पायनियर होने की हैसियत से जिसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया वो फेसबुक पे आया,
और जो एक बार फेसबुक पे आया, जारी बात है वो रजिस्टर्ड यूजर्स के अंदर वो आ गया, और अगर एक्टिव यूजर्स 3 बिलियन है तो सच अ ह्यूज नंबर। ऐसे लास्ट टाइम आई थिंक इट वाज इंस्टाग्राम जिसने बीट किया था इसको। दोनों बहरहाल मेटा ही ओन करता है, तो देखते हैं पॉलिसीज क्या इंपैक्ट करती हैं। एक बात जो आपके लिए, हमारे लिए बीइंग यूजर, वो ये है कि हम हर खबर को क्रॉस चेक करें, तस्दीक करें, और शेयर करने से पहले लाजमी करें, बिलीव करने से पहले भी करें। उससे कम से कम हम थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे गलत खबर के आगे फैलने को रोकने के लिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं। जी वेलकम बैक वंस अगेन। इससे पहले कि अपने अगले सेगमेंट की तरफ हम आगे बढ़ें तो मैंने सोचा कि इमरान से ना एक सवाल पूछ लेते हैं। आपको याद है बचपन में हॉबीज हुआ करती थी, या थोड़ा सा पास में चले जाएं, हम एक दूसरे से पूछा करते थे जब मिलते थे, स्पेशली जब भी नया किसी से मिलते थे कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं। कुछ हॉबीज थी आपकी? हाँ बिल्कुल होती थी, अब भी खैर लोगों की हैं, बच्चों की अभी बहुत। शायद मुझे लगता है हॉबीज का नेचर थोड़ा चेंज हो गया होगा। हॉबीज तो अभी, हमें उस वक्त मुझे पता है किस चीज़ का शौक था, मैं तो क्रिकेटर्स की पिक्चर्स इकट्ठी करता था। अच्छा। हाँ मतलब मुझे क्रिकेटर्स की नए पुराने डिफरेंट वेन्यूज, प्लेयर्स, ये मुझे बड़ा शौक था। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ना, तो हॉबीज जो है ना वो डेड होती जा रही हैं लोग, क्योंकि हर वक्त बच्चे भी हम देख रहे हैं टैबलेट्स में लगे हुए हैं या फोन्स में लगे हुए हैं। तो हमने सोचा कि आज का हमारा जो ये सेगमेंट है ना, हम खास तौर पर उन हॉबीज को भी याद करें और ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएं जो बड़ा मुनफरिद शौक रखते हैं, और वो शौक उनका है हज़ारों साल पुराने और नादिर सिक्के इकट्ठे करने का, करेंसी नोट्स जमा करते हैं, मेडल जमा करते हैं, डाक टिकट्स जो है ना वो भी जमा करते हैं। दिस हैज बीन क्वाइट फेमस हॉबी ना, ये टिकट्स वगैरह एंड ऑल। तो उसमें खैर जो शकील साहब हैं वो थोड़े आगे निकल गए ऑन टेलीविजन, तो उनसे पहले भी हमारी मुलाकात हुई, लेकिन हमने कहा ज़रा दोबारा कुछ चेक करें कि इनकी कलेक्शन में क्या इजाफा हुआ है, एंड द बेस्ट एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस इज कि उन चीज़ों तक पहुंचते कैसे हैं, वो एंटीक चीज़ें निकाल के कैसे लेके आते हैं। दिस इज द प्रोसेस। मिलते कहाँ से उनको ये सिक्के? असल गेम इसी की है, ठीक है। और मुझे ये भी बताया था कि कुछ सिक्के उनके पास 2000 साल पुराने भी हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, कुछ सिक्के तो मुझे लगता है इतने पुराने हैं, कभी कभी बोल भी पड़ते होंगे कि हम इतने पुराने। खैर शकील साहब हमारे साथ मौजूद है। दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, इनकी हॉबी बड़ी ज़बरदस्त है, मुश्किल भी है, डिमांडिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है समा। शकील भाई वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ग्लैड टू हैव यू अगेन। थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक लोग जानना चाहेंगे, जारी बात एक जेनेरिक क्वेश्चन है कि कहाँ से आपने शुरू किया और आपको ये शौक कैसे हुआ? शुरू से था, किसी को देख के हुआ? ये तकरीबन कोई 20-22 साल पुराना शौक है मेरा। मैंने स्टार्ट लिया था, चंद सिक्के थे कनाडा के, वहाँ से स्टार्ट लिया था, वो मेरे वाले साहब के दोस्त लेके आए थे। लेकिन उसके बाद ये इतना बड़ा पैशन बन जाएगा या इस हॉबी को मैं इतने बड़े स्केल तक ले जाऊंगा, ये नहीं कभी सोचा था। लेकिन वो जुनून इस तरह का था कि पहले मॉडर्न कॉइन से स्टार्ट लिया, फिर कंट्री कॉइन्स की तरफ आ गया। सिक्के ही क्यों, कॉइन्स ही क्यों, जिन्होंने आपको कहा कि यार मेरी तरफ आइए? एक्चुअली ये चीज़ें मुझे, जब मैं आया इस हॉबी में, तो ये बड़ी फैसिनेट करती थी मुझे चीज़ें। पहले तो कंट्री कॉइन्स जो थे, मॉडर्न कॉइन्स थे, वो जब मैं देखता था तो मुझे उन मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बारे में पता लगा, कॉइन्स के ज़रिए मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ का पता लगा। तो फिर मैंने कहा कि ये तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव है और इसके ज़रिए जो सीखा जाए वो कभी भूलता नहीं है। किताबों से पढ़ के आपको भूल जाएगा, डिग्री से भूल जाएगा, लेकिन जो आप प्रैक्टिकली चीज़ों से सीख रहे होते हैं ना, और बड़े शौक़ के साथ, तो फिर मैंने कहा कि इसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे इसको एनहांस करना चाहिए। तो फिर मैं इसको एनहांस करता चला गया, और फिर जो है एक समझ लें कि एक ऐसा जुनून आगे कंटिन्यू हुआ कि वो अभी तक रुकने का नाम नहीं। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको लगता है कि इससे इन्फॉर्मेशन जो है ना, आपका नॉलेज, उसके अंदर भी बड़ा इजाफा होता है। अपनी कलेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताएं। जो 2000 साल पुराना सिक्का है, मैं चाहूँगी कि मैं देखूँ वो, और हमारे नाजरीन भी देखें, और उसके बारे में भी थोड़ी सी स्टोरी बताएं अगर आपको पता हो। एक्चुअली जो सिक्का है ना, जो हम अगर कॉइन्स की हम हिस्ट्री की बात करें तो कॉइन्स की जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो 700 BC से स्टार्ट होती है। तो मैंने 700 BC से स्टार्ट किया अपना सफ़र, और मैंने फिर उसके बाद डायनेस्टीज़ जितनी आई वर्ल्ड के अंदर, इवन हमारे सब कॉन्टिनेंट की, पूरी वर्ल्ड के अंदर, यूरोपियन, तो सारी पहले मैंने नोट डाउन की, फिर उनकी चीज़ें मैंने कलेक्ट करना शुरू कर दी। तो पहले मुझे लगा कि काफ़ी मुश्किल सफ़र है, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर जुनून और पैशन हो तो हर चीज़ आसान हो जाती है। ओवरऑल फाइंडिंग क्या रही आपकी? जो करेंसी, सिक्के विद द टाइम चेंज होते रहे, जी इससे ओवरऑल क्या फाइंडिंग है? ये इंसान कैसे इवॉल्व करता रहा और ये कैसे तब्दील होती रही? इसमें लेसन क्या हमारे लिए, लर्निंग क्या है? लेसन ये है कि अगर हम इसका इर्तकाई सफ़र पढ़ें, सारे का सारा जो है कॉइन्स का, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे पहले बार्टर सिस्टम से ये कन्वर्ट हुआ कॉइन्स की तरफ 700 BC, और फिर कॉइन्स की शेप्स और मटेरियल और मेटल किस तरह से चेंज होता चला गया। ये एक बड़ा ज़बरदस्त, जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जितने भी आई चीज़ें, दरमियान में जो फेजेस आए, जितने टेन्योर्स रहे कॉइन्स के, जितनी डायनेस्टीज़, एम्पायर, किंगडम्स, उन तमाम के मैंने जो है वो हायरार्की बनाई और उसके साथ साथ उसको कंटिन्यू, और ये बड़ा दिलचस्प, आप उसको देखें सर। कुछ कलीदी सिक्के हमें बताइए। अगर हम देखें, असल में बहुत
सारी कलेक्शन है जो कि इस पेपर के अंदर तो जरा वाज़े नजर नहीं आनी थी, कुछ हमने निकलवाए हैं। शकील साहब जरा एक्सप्लेन। अगर हम बात करें तो ये 2200 साल पुराना सिक्का है, 2200 दिखा सके। तो ये बैक्टीरियन जब ग्रीक्स यहाँ पे आए थे तो उनके इरा में ये कॉइन्स जो है ये यहाँ पे राइज रहा। तो ये सिल्वर का कॉइन है। ये 2200 साल पहले क्या वर्थ थी इसकी? 2200 साल पहले उनकी ये समझें कि जिस तरह आज हमारा 5000 रुपए का नोट है, ये उनका एक बड़ा सिक्का होता था। इससे बड़े वेट में सिक्का नहीं होता। अच्छा, हम देख सकते हैं इसको? मैं पकड़ के देख सकती हूँ? एग्जैक्टली, देखना करंट ना लगे। वो 2200 साल पुराना। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इज इट एक्सपेंसिव? ये और ये मिले आपको कहाँ से? कहाँ से आपने कलेक्ट किए? मिलने के लिए जिस तरह बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं कि बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करते हैं और ऐसी कि जो हमें जिस पे यकीन नहीं आता, तो इसी तरह मुझे भी नहीं लगता था पहले कि मैं इन चीज़ों तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब मैंने अपना इल्म को बढ़ाया और मैंने अपने नॉलेज को इन्हांस किया, फिर मैं उन चीज़ों तक पहुंचा। ठीक है। सबसे पहले तो पाकिस्तान से मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री बड़ी रिच है। Where did you get this from? जी, ये कहाँ से मिला? ये पाकिस्तान से, क्योंकि ग्रीक्स यहाँ पे आए थे, तो ये सवात वाली साइड पे अभी भी जो है ये कॉइन्स इस टाइप के निकलते हैं जमीन से। ओके। तो हिस्ट्री सब कॉन्टिनेंट की बड़ी रिच है, तो यहाँ से पहले मैंने बहुत कुछ इकट्ठा किया, क्योंकि जाहिर है वो जो पुरानी तमाम चीज़ें थी जो हज़ारों साल पहले वो एग्जिस्ट करती थी दुनिया में, तो वो कहाँ चली गई? डेफिनेटली वो ज़ेरे ज़मीन चली गई और अभी निकलती रहती हैं। जब कभी दिस इज द ओल्डेस्ट यू हैव शकील, ये सबसे पुराना? इससे भी है। जरा और बताइए ना कुछ। तो आप लोग उन लोगों को कांटेक्ट करते हैं या लोग आपको कांटेक्ट करते हैं? असल में अब तो मैं ज़्यादा फेमस हो गया, ज़्यादा लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो इससे पहले जो है मुझे करना पड़ा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाना पड़ा मुझे उन लोगों के अप्रोच करने के लिए। बट इससे भी अगर ओल्ड हम कॉइन की बात करें तो इसमें भी है। बट ये वाला जो कॉइन है ये उससे भी, ये कॉपर कॉइन है। अच्छा। तो ये इंडो ग्रीक डायनेस्टी है। ग्रीक जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे आए तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, अब समझ लें कि ये भी 500 साल पुराना कॉइन ज़्यादा है, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले का सिक्का है। अच्छा। तो ये आप इन पे फिगर्स देखें तो ये उनके जो देवता उनकी तस्वीर देते थे, ये जिन चीज़ों की मुकद्दस मानते थे उनकी पोर्ट्रेट देते थे। इसके बाद अलेक्जेंडर जो था वो पहला बंदा था जिसने पोर्ट्रेट देने शुरू किए रूलर्स के। इससे पहले अदरवाइज जो है वो जो उनकी मुकद्दस चीज़ें होती थी उनके वो पोर्ट्रेट्स। और इस पे क्या बना हुआ है? इस पे आप देखें तो ये उनका देवता की तस्वीर है। अच्छा। जो उनके देवताओं होते थे, जिनके ये पुजारी थे, जिनको पूछते थे या जिनके ये फॉलोअर्स होते थे, तो ये उनकी तस्वीर देते थे। ठीक है। और इस बात का तयन कैसे होता है कि सिक्का असली ही है? जी, एक्चुअली एक तो अब मुझे मेरा 22-25 साल एक्सपीरियंस मुझे बता देता है। दूसरे नंबर पे ये है कि कॉइन की खुद जो उसकी साख्त होती है, उसकी शक्ल सूरत होती है, वो खुद बता रही होती है। मॉडर्न कॉइन बनेगा तो वो कभी भी उसकी जो लुक होगी ना वो एंटीक लुक नहीं होगी। अच्छा, तो आप खुद उसको वेरीफाई भी करवाते हैं? जी, हाँ बिल्कुल, वेरिफिकेशन का भी सिस्टम है पाकिस्तान में। बट उसके जिसके मुझे मुतल्लिक डाउट हो उसकी वेरीफाई करते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट लोग भी हैं। मैं कैटलॉग से भी मदद लेता हूँ और उसके काफ़ी हद तक मुझे इस चीज़ का आपका कोहिनूर जिसे मैं कहूँगा सिक्कों का, वो कहाँ पड़ा है इस वक्त जो आप डिज़ायर करते हैं कि यार आई विश इफ आई हैव दिस वन? एक्चुअली अभी मैं चाह रहा हूँ कि रोमन कुछ सिक्के मेरी कलेक्शन में काफ़ी कम हैं। तो रोमन एम्पायर बहुत ज़बरदस्त एम्पायर थी, उनके सिक्के बड़े ज़बरदस्त हैं, तो मैं उन तक बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच सका। उसकी वजह ये थी कि यूरोप में इन चीज़ों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो एंटीक चीज़ों को निकलने नहीं देते साइड पे। तो वहाँ पे फिर कलेक्टर्स की तादाद माशाल्लाह भेज देते हैं। जी जी, हमने तो ये कलमिया है जी, पाकिस्तान का हेरिटेज जो है ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमसे ज़्यादा जो है वो यूके ने संभाला हुआ है, बरतानिया। उन्होंने तो हमारा भी संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि सिविलाइजेशंस को डिफाइन करते हैं ये सिक्के, उनका यू नो वे ऑफ लिविंग एंड ऑल। कौन सी तहजीब है ज़्यादा जिसको आपने बतौर कॉइन कलेक्टर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव पाया, जिसने आपको उस टाइम के लिहाज से बड़ा फैसिनेट किया कि यार ये क्या लोग थे, क्या कर रहे थे? मैं सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ग्रीक्स कॉइन्स हैं। अच्छा। वो मैं उन कॉइन्स के जो उनकी मेंटेज से और उनके जो पोर्ट्रेट्स बने होते थे और जो उनका स्टाइल था बनाने का, मैं उस वक्त भी हमारे इसके बाद, हालांकि मुग़ल एरा उससे बहुत बाद है, लेकिन उन कॉइन्स के अंदर वो फाइननेस नहीं है। मैं हैरान हूँ कि उस वक्त वो 2000 साल पहले इतना खूबसूरत पोर्ट्रेट कैसे उस पर बनाते थे और उसकी डाई कैसे बनती होगी। यानी उस वक्त भी बड़े आर्टिस्टिक अप्रोच रखने वाले लोग थे कि जो कॉइन को बनाते थे और उस पर बड़े बड़े खूबसूरत पोर्ट्रेट्स बनते थे। और टेक्नोलॉजी हालांकि नहीं थी उस वक्त। साल की हमारे सामने तारीख हम कह सकते हैं। ऐसा कोई कॉइन जो मैं लेट्स सपोज एक सिचुएशन आए कि शहीद साहब सारे सिक्के हमें दे दें, एक रख लें, जी जी, सारे हमें दे दें,
कोई एक कॉइन जो आप कभी नहीं देना चाहेंगे? एक्चुअली वो मुझे जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत सिक्के लगते हैं वो अलेक्जेंडर के हैं खुद। मेरे पास 4 कॉइन्स हैं। डू वी हैव नहीं, यहाँ पे मैं नहीं ला सका, बट वो सिक्के जो हैं वो रेयर भी बहुत हैं, तो अलेक्जेंडर के सिक्के में फॉरएवर रखना चाहूंगा। अलेक्जेंडर की पैसे वैसे हमारे पास तो किसी ने खरीदने की कोई ऑफर की कि ये सिक्के आप हमें दे दें, इतने पैसे ले लें? एक्चुअली पाकिस्तान में तो मैंने आपको पहले बताया कि इसकी नो हाउ बहुत कम है, और बड़े अफसोस के साथ है कि गवर्नमेंट की भी कभी तरजीहात नहीं रही कि हम अपने हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकें। या पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी कोई ऐसा म्यूजियम एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर हमारी सब कॉन्टिनेंट की सारी हिस्ट्री प्रिजर्व हो चुकी है। कोई ऐसा वाकया भी हुआ कि आपको कोई सिक्के आसानी से मिल गए हों और आपको जब मिले तो आपको पता चला कि कितनी कीमती चीज़? जी डेफिनेटली बहुत दफ़ा हुआ। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ही होता रहता है कि एक दफ़ा लाइक जिस तरह मैं लाहौर में स्टेशन के पास एक लंडा बाज़ार है, मैं वहाँ पे गया तो एक पुराना लकड़ी का बॉक्स था, उसके अंदर कॉइन्स थे। अच्छा। तो मैं वहाँ पे जाता रहता था मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदने, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके अंदर कॉइन्स हैं बट हमें पता नहीं है किस तरह, खुल भी नहीं रहा बॉक्स, एंटीक था वो, तो उसका एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल लॉक था उसका। तो मैंने उनसे के साथ डील की, मैंने कहा कि कॉइन्स, मुझे उसकी खनक से पता लग गया कि इसके अंदर रेयर कॉइन्स है, और ज़रा बॉक्स भी 100 साल पुराना था। ठीक है। तो वो मैंने उनसे के साथ डील की, और जब मैंने उसको ला के घर खोला तो अरे डील कितनी की हुई थी? उस वक्त तो 22,000 का मैंने वो ख़रीदा था। बट उसमें मेरा ख्याल है कि एक एक कॉइन अगर हम उसकी करें तो वो 22,000 से ज़्यादा कीमती थी। वो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें टू बी फ्रैंक मुझे मिलती रही हैं। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है चीज़ों की, लोग उसको दे देते हैं। वैसे भी कहा जाता है ना, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा भी आप की कलेक्शन जो है ना, इसके अलावा मैंने फिर करेंसी नोट्स उसके बाद कलेक्ट करना शुरू किए थे, फिर मैं करेंसी नोट्स की तरफ भी आ गया। तो करेंसी नोट्स में मैंने अराउंड दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जितने कंट्रीज हैं इवन वो सारे कलेक्ट किए। पाकिस्तान के करेंसी नोट्स कलेक्ट करने का शौक सबको होता है, लेकिन हमें आजकल वालों का शौक है। आप वाहिद आदमी जिन्हें पुराने ही कलेक्ट किए। पुराने भी किए, इसके साथ मॉडर्न ईरा के भी जितने हैं वो, क्योंकि उससे मकसद होता है सीखना। पोर्ट्रेट्स जो बने होते हैं, इस पे जो आर्टिस्टिक खूबसूरत डिजाइनिंग होती है। सबसे खूबसूरत नोट कौन सा आपको लगा? खूबसूरत तो मुझे सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत नोट लगते हैं वो भी जर्मनी और ग्रीक वगैरह के हैं। ये फ्रांस के बड़े खूबसूरत नोट होते हैं। नहीं, ये बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, बट ये ऑब्सोलीट हो चुके हुए हैं, यानी अब ये ज़्यादा राइज नहीं है। जिसमें ये इंडोनेशिया के हैं, लाइक ये इंडोनेशिया के हैं। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि जरा आराम से कैमरे में जरा दिखाइए ताकि देखने ये उधर जो हमारे नॉर्थ अमेरिकन साइड के कुछ कंट्रीज हैं उनके हैं। इसी तरह ये वाले अगर आप नोट देखें तो ये अफ्रीकन, ये टर्किश है बीच में, सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान के हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत खूबसूरत है जी। ये सारे के सारे जो नोट के फ्रंट बैक हैं, इन पे ये लाइक यूगोस्लाविया और सर्बिया के कुछ नोट हैं, क्योंकि इनमें से कुछ मुल्क जो हैं वो डेड भी हो चुके हुए हैं। इसी तरह ये आप देख सकते हैं, ये जी नेल्सन मंडेला। ये एजाज़ी है या ऑफिशियल नोट है? नहीं, इनका जिस तरह हमारे कायदे-आज़म का पोर्ट्रेट उसी तरह हाँ ऑफिशियल नोट है। तो वो नेल्सन मंडेला का जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे वो उसका पोर्ट्रेट जो है वो देते हैं, क्योंकि उनका फादर ऑफ नेशन है। तो इसी तरह ये जिस तरह खमीनी साहब हैं ईरान के नोटों पे उनका पोर्ट्रेट। ये इतना बड़ा नोट किस मुल्क का? ये भी ईरान का? नहीं, ये वाला जो मुल्क है ये लबनान का है जी, लबनान का। ये भी ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। लाइक इसी तरह अगर हम देखें ये तो थाईलैंड के और इंडोनेशिया के और कुछ क्रोशिया वगैरह के जो नोट हैं। इसी तरह ये भी जिस तरह रोमानिया है, यूरोपियन 50,000 वाला नोट किस मुल्क का? ये रोमानिया के अच्छा, रोमानिया जो कि एग्जिस्टिंग कंट्री है। और इसी तरह आप देखें तो ये भी जिस तरह ये भी चिली और गुयाना वगैरह के कंट्री। अच्छा, ये सारे नोट ऑब्सोलीट हो चुके हैं? इसमें मोस्टली हो चुके हैं। और इसमें ना ये चीज़ है कि जो नोट ऑब्सोलीट हो बाज़ दफ़ा उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। लाइक इस तरह पाकिस्तान के बहुत सारे करेंसी नोट ऑब्सोलीट हो चुके हैं, लेकिन उनकी अगर वैल्यू पाकिस्तानी पुराने नोट हैं आपके पास, 1 रुपया 2 रुपया वगैरह? हाँ वो हैं, बट इसमें अब वो हमें सर्च करने पड़ेंगे। लाइक ये जिस तरह आप देखें ये वेनेजुएला के नोट हैं। वेनेजुएला के बड़े खूबसूरत नोट होते हैं, और इनकी पूरी एक सीरीज़ है जो इनके फादर ऑफ नेशन के अलावा जितने नेशनल हीरोज हैं उन तमाम के। अब वेनेजुएला के देखें तो इनके तकरीबन 90 पीपल हैं जिनकी ये पोर्ट्रेट्स करेंसी नोट। और ये मेरे को वाहिद मुल्क है जिसके वर्टिकल में हैं ये सारे। आप देखें इसको सीधा कीजिए। हाँ जी, ये देखें ये इनका वर्टिकल जो है ना दूसरा नोट आप सीधे हो गए। ये देते हैं इस पे। ये इनका स्टाइल ये है, ये सिर्फ वेनेजुएला ने पहले स्टार्ट किया था वर्टिकल नोट जो है ना बनाने। बहुत खूबसूरत है। तो ओवरऑल कलेक्शन कितनी है तकरीबन, कितने नोट्स हैं आपके पास? ओवरऑल तो मेरे पास कोई 5000 के करीब करेंसी नोट्स हैं। कितने ममालिक को कवर कर लिया हुआ आपने ऑलमोस्ट? करेंसी नोट्स में सबको मैंने कवर तकरीबन सभी जी। अच्छा, फाइनली जो पेरेंट्स देख रहे हैं और बच्चे जिनके लगे रहते हैं मोबाइल फोन्स पर, टैबलेट्स पर,
उनको आप क्या कहना चाहेंगे, ये हॉबीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा बेहतर हैं बच्चों के लिए? एक्चुअली जी आजकल मैं समझता हूँ कि जिस तरह नेगेटिव हमारे एक्टिविटीज़ में बच्चे या हमारी यूथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि जो यूरोपियन और डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपनी यूथ को इस तरफ लाते हैं कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ें कलेक्ट करें, पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटीज़ और इन्फॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ। तो उनमें यूरोप में ये जिस लेवल पे की जाती है, इवन आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पे बाकायदा गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, क्लब्स बने हुए हैं, स्कूल लेवल पे इसकी अवेयरनेस दी जाती है और बाकायदा सब्जेक्ट के अंदर ये पढ़ाया भी जाता है हॉबीज़ को, ताकि माशरे वेरी इंपॉर्टेंट। और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े आइकॉनिक हैं आप इस मामले को लेकर। हमें तो बड़ा मजा आता है मुझे आपसे बात करके, और जो चीज़ें आप दिखाते हैं बड़ी अच्छी वाइब आती है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जब भी कुछ नया इंटरेस्टिंग आपको लगे कि मीडिया पे आना चाहिए, प्लीज़ हमें बताइएगा ताकि हम उसको आपके दोस्तों से शेयर। वेलकम बैक। सर्दियों में आंखों के बहुत सारे मसाइल रहते हैं, जलन होती है, खुश्की की वजह से आंखें मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होती हैं, फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज से लेकर लेज़र ट्रीटमेंट तक बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, या डायबिटिक पेशेंट्स के ऐसे नज़र के मसाइल हैं, शुगर के मरीज़ों के कि उनकी नज़र पर असर होता है। इन सब को हमने कहा डिस्कस करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम हमारे पास कम है, क्विकली हम डॉक्टर इनामुल हक साहब एक्सपर्ट हैं हमारे अमराज़ चश्म में, उनसे ज़रा रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे मदद हो सकती है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो ये जो मुख्तलिफ मसाइल मौसम सरमा में आपके पास रिपोर्ट होते हैं सर्दियों को लेकर या ड्राइनेस को लेकर, इनके बारे में हमें बताइए वो क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पिछले कुछ दिनों से हमारे पास आशूब चश्म, जिसे हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, उसके पेशेंट्स फिर आने शुरू हुए हैं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि मौसम ड्राई है, बारिशें काफ़ी अरसे से नहीं हुई। जब इस तरह का मौसम होता है तो उसमें वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। तो जो वायरल इन्फेक्शन जैसे गला ख़राब, ज़ुकाम, इस तरह की चीज़ें जो है वो खांसी, ये सब वायरल इन्फेक्शन, इसी तरह से इसी का एक सिस्टर डिजीज़ जिसे हम कहते हैं वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है। तो वो आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है। उसकी वजह से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स रेड आइज के साथ आते हैं, डिस्चार्ज के साथ आते हैं, पेन के साथ आते हैं। तो और ये सबसे अहम चीज़ ये कि ये कंटेजियस डिजीज़ है। कंटेजियस का मतलब ये हुआ कि एक से दूसरे आदमी को लगती है। तो आपकी इनिशियली लोग ये एक आंख ख़राब होती है, फिर उसके बाद दूसरी आंख ख़राब हो जाती है, घर में और लोग हैं वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज एक दूसरे को लगने वाली चीज़ है। सो अगर किसी घर में ये प्रॉब्लम आती है तो उसको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो जो पेशेंट है उसको बाकी लोगों के साथ किसी हद तक आइसोलेशन होनी चाहिए, बच कर रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो सर्दी से जुड़ी हुई हमें कुछ अलामात नज़र आती हैं, कुछ अमराज नज़र आते हैं, एक और नया मौसम स्मॉग का भी है, वो भी क्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आंखों के ऊपर? देखिए स्मॉग तो अनफॉर्चुनेटली मैन मेड क्राइसिस है। इससे जब स्मॉग होता है तो उसमें एलर्जेंस बहुत सारे होते हैं हवा के अंदर, और जो एलर्जेंस हैं वो फिर आपको ख़राब करते हैं। तो इसका बेस्ट तो ये है कि आप अगर आपने जाना है तो ग्लासेस लगाएं ताकि डायरेक्टली स्मॉग से आपका ना हो। गाड़ियों में बैठे हैं तो शीशों पर करके बैठें आप। ज़्यादा अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहने आप वाइजर वाला, ताकि जितना आप उससे बच सकते हैं वो आप उससे बचें। लेकिन वंस यू आर एक्सपोज्ड तो जो चूँकि एलर्जी है तो फिर एलर्जी के आपको एंटी एलर्जी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, और कुछ नहीं तो फ्रीक्वेंट आई वॉश करनी पड़ती है जैसे आप घर वापस आते हैं। मतलब जो बेसिक एहतियातें हैं वो। अच्छा, एक बड़ा अहम ये मसला है बच्चों में बीनाई के हवाले से, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं। क्या इनहेरिटेड है, यानी कि मौरूसियत इसमें आ जाती है, या बच्चों को हमारे आजकल के गैजेट्स मसला है? बच्चों की बीनाई के हवाले से स्पेसिफिक हमें बताइए क्या मसाइल हैं और क्या उनका हल है। बच्चों में डिजीज़, बहुत छोटे बच्चों में डिजीज़ है, बच्चों को नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें मौरूसियत एक रीज़न है। फिर ये है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ ने कोई ऐसी ट्रीटमेंट ली है उसका असर बच्चे पे आना शुरू हो जाता है, वो एक अलग रीज़न हो सकती है। फिर ट्रॉमा एक अलग रीज़न हो सकती है। कोई आपने ड्रॉप्स गलत वाले बहुत सारे अरसे के लिए डाली है, स्टीरॉयड आपने अरसे के लिए डाली है, वो एक रीज़न हो सकती है। ये तो मोटी मोटी सी रीज़न्स हैं। इन्फेक्शन ऑब्वियसली इट कैन बी, वो हो सकती है। बाकी जो आजकल से रिलेटेड आपने पूछा, आजकल से रिलेटेड ये है कि जो हम बहुत ज़्यादा बच्चों को मोबाइल के साथ एक्सपोजर करते हैं, गैजेट्री के साथ एक्सपोजर करते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आइज़ पे स्ट्रेन डालती है, और जब आप स्ट्रेन पड़ता है तो उससे आंख में नंबर कम, नज़र ख़राब होने के चांसेस होते हैं। एक बड़ी मज़ेदार सी स्टडी जापान में की गई, क्योंकि वहाँ लोग ऐनक भी ज़्यादा लगाते हैं, तो उन्होंने ये एक उस पर कंक्लूड ये किया कि वो बच्चे जो
प्योर डिजिटल उस पर रह रहे होते हैं, उनमें नज़र बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा ग्रुप उन्होंने कहा कि वो बच्चे जो फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं उनमें नज़र ख़राब होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। और थर्ड ग्रुप वो वाला जिसमें बच्चे डिजिटल काम भी कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी भी काम कर रहे हैं, उनमें नज़र ख़राब होने का रेशो वैसे ही है जैसे जो कम यूज़ करने वालों का था। अच्छा, मतलब कहने का ये हुआ, अगर आपके बच्चे डिजिटल एक्टिविटी करते हैं, मोबाइल देखते हैं, ज़ाहिर है आजकल शायद वक्त बदल गया है, डेफिनेटली उससे आंखों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट। डॉक्टर साहब, लेज़र ट्रीटमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग करवाना चाहते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइएगा, इज़ इट सेफ़? क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि शायद ये ख़तरनाक भी है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अगर आप। अल्हम्दुलिल्लाह लेज़र जो टेक्नोलॉजी है, जो ऐनक उतारने वाली है, हम दुनिया में किसी के साथ भी मैच कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे पास वही इक्विपमेंट है जो बाहर अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, बल्कि हमारे पास बहुत सारे लोग इंग्लैंड से, अमेरिका से हमारे पास आते हैं करवाने के लिए, बिकॉज वहाँ एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो वो जो एक उन्होंने टिकट की भी कर लिया, यहाँ पैसे दी, स्टिल वो उससे चीपर है एज़ कम्पेयर टू वो अपने वहाँ से अमेरिका से इंग्लैंड से करवाएं। ठीक है, तो अब वो तो एक फैक्टर हो गया कि ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें किसी से कम नहीं है। जो दुनिया में ट्रीटमेंट पॉसिबल है लेज़र की वो हम सब हर तरह का करते हैं। ठीक, बाकी जहाँ तक करवाने का ताल्लुक है तो एक मोटा सा असूल ये है कि आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज जब आपकी नज़र का ख़राब होना रुक जाए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी नज़र चेक करवाई और उसके 6 मंथ्स के बाद, 1 ईयर के बाद दोबारा चेक करवाई, आपका नंबर रुक गया है, इसका मतलब है कि आप लेज़र करवाने के कैंडिडेट हैं। बट जनरली आफ्टर 18 ईयर्स, अराउंड 19 ईयर्स ऑफ एज। ठीक, तो लेकिन पैरामीटर ये हुआ कि नज़र आपका बढ़ना, नंबर आपका चेंज होना रुक गया। अच्छा, ग्लासेस बनवाते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, बहुत से लोग परेशान रहते हैं और इन ग्लासेस के साथ फिर जो ग्लासेस बनाने वाला है लोग साहब वो बहुत सारे फिल्टर्स ऐड कर देता है, ये फ़िल्टर लगा लें, ये लगा लें। एक तो ये फ़िल्टर्स कितने ज़रूरी हैं और डेली ग्लासेस बनवाते हुए कौन सी एहतियातें हैं जो आप समझते हैं हमें हेल्प कर सकती हैं, प्लीज़ इस हवाले से बताइए। एक बड़ी आपने इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा। जो एक जो ज़रूरी उस पर फ़िल्टर है वो UV लाइट का फ़िल्टर है, कि जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है हमारे यहाँ वैसे भी ज़्यादा है, वो एक फ़िल्टर होना चाहिए ग्लासेस के अंदर, जो कि आज जनरली जो भी ग्लासेस आजकल आते हैं उनमें तमाम में जो ये UV फ़िल्टर उसके अंदर होता है। बट आपको पूछना चाहिए अपने ऑप्टिशियन से कि क्या इसके अंदर वो फ़िल्टर है। फिर एक एंटी रिफ्लेक्टिव होता है कि जो लाइट को रिफ्लेक्श होने से रोकता है। फिर कुछ वो दुकानदार आपको कहते हैं अच्छा जिसमें ब्लू फ़िल्टर भी ऐड कर देते हैं। अब वो जो ब्लू फ़िल्टर है वो मैंने जितना पढ़ा इसको वो ये है कि ब्लू फ़िल्टर का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी अमेरिका में स्टडी की गई, उस पर उन्होंने ये किया कि 120 लोगों को 60-60 के 2 ग्रुप बना दिए और वो पेशेंट्स थे, लोग थे जो कहते थे हम ग्लासेस पहनते हैं। अच्छा, तो ब्लू फ़िल्टर में दुकानदार आपको ये कहता है कि आपकी आइज़ में स्ट्रेन को रोकता है और ये करता है वो करता है, बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं। उन्होंने 2 ग्रुप बना दिए, एक वो और पेशेंट्स वो लोग वो थे जो कहते थे हमें स्ट्रेन पड़ता है जब हम ग्लासेस लगाते हैं तो, और वो उन्होंने लोगों को नहीं बताया किसको किस तरह का उन्होंने ग्लासेस दिए हैं। एट द एंड ऑफ 1 मंथ उन्होंने सबको बुलाया, सबसे पूछा उन्होंने, तो वो जो ब्लू फ़िल्टर वाले लोग थे और वो जो दूसरे वाले लोग थे उन दोनों में एक जैसे कंप्लेंट्स की रेशो थी। तो उस पर उन्होंने कंक्लूड किया, मैं स्टडी पढ़ा था उस पर कि एज सच इसका ब्लू फ़िल्टर का कोई फ़ायदा नहीं है। जो स्टडीज़ की गई हैं, जो मार्केटिंग ज़ाहिर है कि एक पूरी मार्केट है इसकी, ब्लू फ़िल्टर इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है मार्केटिंग के लिए, ऐसे डॉक्टर से उस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया जाता। तो जो स्टडीज़ उन्होंने की हुई हैं वो स्टडीज़ उन्होंने की है लेबॉर्ट्री एनिमल्स पे और प्लस वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट पे की हुई हैं। ठीक। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है वो मुख्तलिफ जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, इनकी ज़ाहिर बात है नज़र इससे इफ़ेक्ट होती है और शुगर एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है पूरी जिस्म के लिए ओवरऑल और नज़रों के लिए, आंखों के लिए ख़ास तौर पे। उनके लिए क्या एहतियातें हैं, किस किस्म के इशूज़ आपके सामने आते हैं, अगर उसके हवाले से कुछ आप रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो आँख के अंदर लेंस है जो कि आपको क्लियर विजन दिखाता है, अगर आपकी जिस्म में शुगर कम है जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और अगर आपकी जिस्म में शुगर ज़्यादा है जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, दोनों सूरतों में जो लेंस है वो अपनी शक्ल चेंज कर देता है। अगर आपके जिस्म में शुगर ज़्यादा है और आप अपने ऑप्टिशियन जाके आप ऐनक का नंबर लेते हैं तो वो नंबर गलत निकलेगा, बिकॉज उस वक़्त जो आपने लेंस का नंबर लिया वो डिफरेंट है। जब आपके जिस्म में शुगर का लेवल नॉर्मल होगा तो वो नंबर डिफरेंट हो जाएगा।
सो फर्स्ट थिंग, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जब वो जाते हैं एनएक का नंबर लेने के लिए, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि शुगर ऑप्टिमल लेवल के आसपास हो। दूसरी पेशेंट कंप्लेन करती हैं जी कभी मेरा नंबर अच्छा नज़र आता है एनएक से, कभी बुरा नज़र आता है। उसकी रीज़न भी ये है कि जब आपको शुगर लेवल ज़्यादा है तो जो आपने नंबर पहना वही नंबर आपका जो है डिफरेंट हो जाता है। तो ये तो एक जनरल सी नॉर्मल। इसके अलावा डायबिटीज़ पीछे पर्दों को इफ़ेक्ट करती है, जो खून की नालियाँ हैं उसको इफ़ेक्ट करती है, आँख में जो सोजन होनी शुरू हो जाती है, आँख में जो वो खून आना शुरू हो जाता है। डायबिटिक तो कैटरैक्ट वक्त से पहले बन जाते हैं, आई इन्फेक्शंस कॉमन होनी शुरू। डायबिटीज़ तो अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते तो वो तो एक मॉन्स्टर है जो कि आपकी आँख तो हमें चूँकि नज़र आती है, हम आपसे बात करते हैं, पूरे जिस्म को आप यूँ समझिए कि कोई चीज़ है जिसको आपने शुगर में डुबो के रखा हुआ है, वो तो गल जाएगी। जस्ट लाइक दैट कि आपने जिस्म के अंदर शुगर के पेशेंट्स में जिस्म के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो वो हर वक्त आपका जिस्म के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ आपके हैं, वो शुगर में डूबे हुए हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से गलना शुरू हो जाते हैं। आई तो वो वाहिद ऑर्गन है जिस्म का जिसमें हमें नज़र आता है। हम आँख के अंदर हेमरेजेस देखते हैं, ब्लीड हुआ देखते हैं, हम आँख में स्वेलिंग देखते हैं। अब लिवर में क्या हो रहा है वो हमें नज़र नहीं आता, हार्ट पे क्या हो रहा है वो हमें नज़र नहीं आता, बाकी जिस्म में क्या हो रहा है वो हमें नज़र नहीं आता। सो आँख जो है वो एक इंडिकेटर बन जाती है आपको बताने के लिए कि अभी आँख पूरे जिस्म में आपके क्या हो रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं चाहूँगी कि आप कमेंट कर दें डॉक्टर साहब, कि सन ग्लासेस जो हैं वो अगर सब स्टैंडर्ड आप इस्तेमाल करें, मयारी नहीं होते, तो क्या उससे भी आपकी आंखों पर इफेक्ट होता है, नज़र कमज़ोर होती है? सन ग्लासेस हम दो रीज़न से लेते हैं। एक रीज़न ये है कि आपको लाइट थोड़ी सी आँख में कम आए, और सेकंड वो यूवी प्रोटेक्शन आपको दे। अब ये जो एक आम ग्लास है जो आपको जो है वो ऐसा यूवी प्रोटेक्शन आपको नहीं देता जब तक कि उसके अंदर एक ख़ास स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ना बनाए जाए। सो दैट इज़ दी। अच्छा, अब आप ये चेक कर सकते हैं, जो हमारे दुकानदार के पास ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है, वो आपको बता सकता है कि जो आपके ग्लासेस आपने लिए हैं वो यूवी प्रोटेक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सो अगर आप लेते भी हैं इस तरह ग्लासेस तो वो आप जाके वहाँ से चेक करवा लें किसी ऑप्टिशियन से कि जी आप बताइए कि क्या यूवी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अगर यूवी प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो दोज़ आर फाइन, तो उसमें कोई ऐसा प्राइस का उस पर नहीं इंपॉर्टेंट होता। लेकिन अगर वो यूवी प्रोटेक्शन नहीं दे रहे तो वो बेकार हैं, आपकी आंखों को वो ख़राब करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर इनामुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन ऑब्वियसली यहाँ वक्त की कमी है, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। इसी पॉइंट के ऊपर अब हमें क्विकली आपसे इजाज़त चाहनी है, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। उसके अलावा आपको बताते चले मसाला फेस्टिवल हो रहा है 11 और 12 जनवरी को 2025 को कराची के अंदर, देख लीजिएगा। हम एक जाते हैं, कल मिलते हैं।